नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑन माइंड पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10वीं साइंस में केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का अध्याय 1, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को बड़े ही आसान और सरल शब्दों में सिर्फ इस एक वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले वैसे तो मुझे इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो मुझे रासायनिक अभिक्रिया से करनी चाहिए थी, लेकिन जैसे ही मैं यदि आपको रासायनिक अभिक्रिया से इस बातें यदि मैं शुरू करता हूँ तो शायद आप पीछे से जो बहुत सी बातें जो आप लोग शायद आप लोगों को जाननी चाहिए वो शायद आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप पीछे से थोड़ा सा कनेक्ट कर पाएँ, तो इसलिए सबसे पहले हम लोग परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन से जो है वो बातें शुरू करते हैं। और इंट्रोडक्शन में हम लोग सबसे पहले पदार्थ यानी मैटर के बारे में जानेंगे कि आखिर ये पदार्थ क्या होते हैं। वैसे आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इसके बारे में पहले से ही जानते होंगे। तो वे सभी वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान हो, स्थान घेरे एवं विरोध प्रकट करे पदार्थ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो चीनी, दूध, पानी, हवा, ये सभी जो हैं वो आपके पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इन सभी में कोई ना कोई द्रव्यमान है। इसे आप यहीं यदि कहीं रखें तो ये स्थान घेरेगा, और इस पे आप यदि चोट करें तो ये बदले में आपको चोट करता है, यानी कि ये विरोध प्रकट करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये सभी क्या हैं? पदार्थ हैं। अब आप लोगों को यहाँ समझने वाली बात यह है कि पदार्थ में दो तरह का गुण होता है। एक आपका होता है भौतिक गुण और एक होता है आपका रासायनिक गुण। यदि भौतिक गुण में पदार्थ का किसी भी प्रकार का बदलाव यानी कि परिवर्तन होता है तो हम लोग कहते हैं कि पदार्थ में जो है वो भौतिक परिवर्तन हुआ। और यदि पदार्थ के रासायनिक गुण में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो हम लोग कहते हैं कि पदार्थ के रासायनिक गुण में जो है वो परिवर्तन हुआ। और रासायनिक परिवर्तन को ही हम लोग रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं, जिसे इस चैप्टर के अंदर हम लोग जो है अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेन टॉपिक जो है हमारा वो रासायनिक अभिक्रिया ही होने वाला है। बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले पीछे से कनेक्ट कर दूं तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि पदार्थ में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है यानी कि फिजिकल चेंज होता है, और दूसरा आपका होता है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। तो हम लोग थोड़ा सा जो है इस भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, इन दोनों परिवर्तन को थोड़ा सा जो है वो समझ ले तो आगे हम लोग चीज़ें जो है वो अच्छे से जो है वो कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन ये क्या होता है इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज को समझने का प्रयास करते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में बेसिकली क्या होता है कि जैसा कि मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि पदार्थ में दो तरह के गुण होते हैं। एक आपका होता है भौतिक गुण और एक होता है रासायनिक गुण। यदि पदार्थ के भौतिक गुणों में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब भौतिक गुणों का क्या मतलब हुआ? तो भौतिक गुणों का मतलब हुआ कि पदार्थ का जो आकार होता है, आमाप होता है, रंग होता है, अवस्था होती है पदार्थ की, वो सभी जो है पदार्थ के भौतिक गुण कहलाते हैं। जैसे कि आप खुद को ही ऐसे रिलेट करके इसे समझ सकते हैं कि जैसे आपका जो भी शारीरिक ढांचा है वो एक तरह से भौतिक ढांचा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह से पदार्थों में भी किसी प्रकार का कोई ना कोई ढांचा उसका होता ही है, तो वो एक तरह से उसका भौतिक गुण जो है वो होता है। यदि उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव हो तो हम लोग कहेंगे कि पदार्थ के भौतिक गुणों में बदलाव हुआ, तो ये एक तरह से भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि यहाँ हम लोग थोड़ा सा देख लें कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों का मतलब जैसे कि आकार हो गया, अमाप हो गया, रंग हो गई, अवस्था हो गया, में परिवर्तन होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। यदि एग्जाम्पल की बात हम लोग करें तो जैसे पानी से बर्फ़ का बनना, ये आपका एक तरह से भौतिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका एक तरह से पानी हुआ और यहाँ से आप देख रहे हैं कि बर्फ़ बन रहा है। तो आप हमें यहाँ बताइए कि यहाँ आपको पदार्थ में किस तरह का बदलाव जो है वो दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक तरह से आप अवस्था में बदलाव देख रहे हैं जो कि पदार्थ का एक भौतिक गुण है। फिर आप यहाँ थोड़ा सा इसका जो ढांचा है, आकार है, वो भी थोड़ा बदलता हुआ नज़र आ रहा है और ये भी एक तरह से भौतिक गुण ही हुआ। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि पानी से जो बर्फ़ का बनना हुआ ये एक तरह से भौतिक परिवर्तन हुआ। उसी तरह पानी का वाष्प में बदलना, जैसे कि यहाँ आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि किस तरह से पानी का यदि
वाष्प जो है वो बनता है, तो ये भी एक तरह से एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन ही माना जाएगा। अब भौतिक परिवर्तन में आप लोगों को नोट में जो है एक बातें जो है वो ध्यान में रखनी है, और ये एक तरह से इसका एक बहुत ही एक तरह से कह सकते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट है कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में जो है वो लाया जा सकता है, यानी कि प्राप्त किया जा सकता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि पदार्थ की जो भी अवस्था पहले होती है उसमें बदलाव होने के बाद भी जो है पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाया जा सकता है बहुत से विधियों के द्वारा। तो यहाँ ये एक इसकी खास बात होती है कि जैसे यहाँ आप पानी से बर्फ़ बना रहे हैं, तो आप बर्फ़ को पिघला करके फिर से जो है वो पानी आप बना सकते हैं। तो यही इनका कहना हुआ कि भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की जो अवस्था होती है पहले वाली, उसमें आप जो है पुनः ला सकते हैं। जबकि मैं आप लोगों को जब रासायनिक परिवर्तन में अभी बताऊंगा तो वहाँ ये चीज़ें जो है वो नहीं होती है। तो अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज को देखते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अच्छे से भौतिक परिवर्तन को समझ लिया, अब हम लोग रासायनिक परिवर्तन को समझने का प्रयास करते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ जो है रासायनिक परिवर्तन में ध्यान में ये रखना है कि पदार्थ के यदि रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का बदलाव होता है तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थों में जो है वो रासायनिक परिवर्तन हुआ। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। आप लोगों को थोड़ा सा ये रास नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पदार्थों के रासायनिक गुण का क्या मतलब लग रहा है कि जैसे आप सपोज करें, आप खुद को माने तो आपका जो भी एक तरह से शारीरिक बनावट है, ढांचा है, वो तो आपका एक तरह से भौतिक ढांचा हो गया। लेकिन आप किसी दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह से एक तरह से कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल किस प्रकार से आप रहते हैं या रहना पसंद करते हैं, वो एक तरह से आपका कहीं ना कहीं केमिकल स्वभाव यानी कि रासायनिक गुण पे ही डिपेंड करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पदार्थों में भी इस तरह से होता है कि पदार्थ जब दूसरे पदार्थों के साथ मिलता है तो वो किस तरह से रिएक्ट करता है, उसमें किस प्रकार के बदलाव होते हैं, और वही बदलाव रासायनिक गुणों में बदलाव जो है वो माना जाता है, और उसी को हम लोग एक तरह से रासायनिक परिवर्तन भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो लोहे पर जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना का मतलब क्या आप लोग जानते होंगे कि जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि लोहा पे जब भी जंग लगता है तो लोहा या तो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है और जल के संपर्क में आता है, और इसके साथ ये जब मिलता है तो ये अपने ऊपर एक परत जो है, एक पतली सी परत जो है वो चढ़ा लेती है, उसी को हम लोग जंग या रस्ट कहते हैं। और इस तरह के परिवर्तन को हम लोग एक तरह से रासायनिक परिवर्तन कहते हैं, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका मोमबत्ती का जलना। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मोमबत्ती जल रही है ये आपका एक तरह से रासायनिक परिवर्तन हुआ। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान में ये रखना है कि कोई भी चीज़ यदि जल रहा है तो आप समझिएगा कि वहाँ रासायनिक परिवर्तन ही हो रहा है। और यहाँ मोम का जो पिघलना हुआ वो एक तरह से भौतिक परिवर्तन जो है वो होगा, लेकिन यहाँ जो मोमबत्ती जल रही है वो एक तरह से रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ये आप जो है वो ध्यान में रख सकते हैं। अब नोट में आप लोगों को एक बात ध्यान में ये रखना है कि एक तरह से कह सकते हैं रासायनिक परिवर्तन का ये आप सौभाग्य या दुर्भाग्य मान सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ को पुनः प्रारंभिक अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। यानी कि भौतिक परिवर्तन में जिस तरह से पदार्थ की जो पहली अवस्था थी, प्रारंभिक अवस्था थी, उसमें आप फिर से जो है वो ला सकते थे, लेकिन यहाँ आप नहीं ला सकते। तो ये आपको थोड़ा सा इसमें ध्यान देना चाहिए कि रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ की पुनः प्रारंभिक अवस्था होती है उसमें आप नहीं ला सकते। यानी कि इसमें एक बार जो चीज़ें हो गई तो हो गई। जैसे यहाँ मोमबत्ती का जो बत्ती था वो जल गया तो जल गया, आप उसमें फिर से आप उस तरह का जो भी चीज़ होता है वो आप नहीं बना सकते। यहाँ फिर से जो नया लोहा हो या उसमें यदि जंग लग गया तो फिर आप एक तरह से अच्छा जो लोहा पहले था लोहा, उस तरह का लोहा आप नहीं बना सकते। तो ये आप यहाँ ध्यान में रख सकते हैं। अब इसलिए आप लोगों को यहाँ ध्यान रखना है कि इसलिए रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हमारा चैप्टर का जो थीम है वहाँ आपको मैंने जो है वो पीछे से कनेक्ट करते हुए ला दिया, और अब हम लोग का चैप्टर का मेन टॉपिक है वहाँ से हम लोग धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक थोड़ा सा जो बेसिक बातें थी वो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता दिया, और आप लोग समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया क्यों कहते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि इसमें जो है
दो पदार्थ आपस में मिलके कोई नया पदार्थ जो है वो बनाता है। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया के जैसा ही चीज़ें जो है वो होती है। तो इसलिए रासायनिक परिवर्तन को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग एक एक करके जो है रासायनिक अभिक्रिया से जो है वो बातें शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ जो है वो रासायनिक अभिक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। तो यहाँ आप थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। और सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन को समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें आप लोगों को सिंपल ये ध्यान में रखना है कि जब भी दो पदार्थ आपस में मिलता है तो या तो वो एक नया पदार्थ, मतलब एक तो नया पदार्थ बनाएगा ही बनाएगा। हो सकता है कि उससे ज़्यादा भी पदार्थ वो बना दे, लेकिन इस तरह की जो अभिक्रिया होती है दो पदार्थों के बीच, तो इस अभिक्रिया को ही एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया जो है वो कहा जाता है। और वही यहाँ बातें जो है वो लिखी गई है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो भी पदार्थ हो सकता है, दो से अधिक पदार्थ भी हो सकता है, मिलकर एक या एक से अधिक नए गुण वाले, मतलब जो भी पदार्थ बनेगा उसमें पहले जो पदार्थ होगा उससे एक नया गुण जो है वो पदार्थ में आपको दिखाई पड़ेगा, पदार्थों का निर्माण करते हैं, तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ आप एक पदार्थ हाइड्रोजन देख सकते हैं और एक पदार्थ आप ऑक्सीजन देख सकते हैं। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है तो बदले में ये क्या बनाता है, तो ये H2O यानी कि जल बना रहा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ दो अलग अलग पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ जो है वो बना रहा है। इस तरह की जो अभिक्रिया होती है पदार्थों के बीच, इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें जो है वो होती है। दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं कलम जो है गलत चला रहा हूँ। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो महत्वपूर्ण चीज़ें होती है। तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें क्या होती है, तो एक आपका होता है अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट्स, और एक आपका होता है उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स। तो हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अभिकारक और उत्पाद ये क्या होता है। तो ये बहुत ही सिंपल है। जैसा कि मैं आप लोगों को यहाँ बताऊं कि जैसे आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कोई भी अभिक्रिया जब होती है दो पदार्थों के बीच, तो जो भी पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स कहते हैं। वो रिएक्ट करता है एक दूसरे के साथ, और जो भी वो रिएक्ट करके यानी कि मिल करके जो भी नया पदार्थ बनाएगा उसे हम लोग एक तरह से उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट्स कहते हैं। और वही बातें यहाँ लिखी गई है कि अभिकारक यानी ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। और उत्पाद क्या होता है, तो ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया द्वारा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में अभिक्रिया कर रहा है यानी कि मिल रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, तो ये दोनों अभिकारक हो जाएंगे। और ये दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, तो H2O बना रहे हैं यानी कि जल बना रहा है। तो ये जल क्या हो जाएंगे, तो ये आपका उत्पाद हो जाएगा। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब इसी से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जामों में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और आप लोग थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यदि देख ले तो आपको एक ओवरऑल आइडिया लगेगा कि किस तरह से किसी भी टॉपिक से क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जामों में किस तरह से मतलब पूछा जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ एक क्वेश्चन भी लिया है ताकि आप लोगों को मतलब एक अनुभव भी हो और एक तरह से अच्छा फील भी हो कि हाँ, हम क्वेश्चन को भी जो है वो समझ पा रहे हैं और बना भी पा रहे हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है, मतलब जो भी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी पदार्थ भाग लेता है तो उसे क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, और आप वीडियो पॉज करके यानी कि रोक करके आप इसका जवाब खुद दें और फिर वीडियो को चला के आप आगे चीज़ों को देखें। तो शायद आप पॉज करके इसका जवाब दे चुके होंगे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका अभिकारक हो जाएगा, क्योंकि जो भी अभिक्रिया में भाग लेता है उसे हम लोग अभिकारक कहते हैं, और बदले में जो भी बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो शायद आप इस क्वेश्चन का जवाब जो है बड़े ही आसानी से जो है वो दे दिए होंगे। अब आप लोगों को यहाँ जो है एक बातें जो है वो हम लोग केस स्टडी देखेंगे कि किस तरह से जब भी मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है तो किस तरह की चीज़ें जो है इस समय जलाते समय जो है वो होती है। तो यहाँ एक केस स्टडी देखेंगे मैग्नीशियम रिबन का।
तो सबसे पहले आप लोगों को मैं दिखा दूं कि मैग्नीशियम रिबन जो है वो कुछ इस तरह से होता है। आपको मार्केट में जो मैग्नीशियम रिबन यानी कि फीता जो दिखाई पड़ेगा वो कुछ इस तरह से होता है। आप मार्केट से मैग्नीशियम का फीता यानी कि रिबन जो है वो ले सकते हैं और आपको क्या करना है, एक चिमटे की सहायता से एक छोटा सा मैग्नीशियम रिबन का टुकड़ा काट करके चिमटे में अटका करके इधर से बर्नर के द्वारा या किसी दूसरी तरह से मोमबत्ती से भी आप आग जो है वो दे सकते हैं। और जब भी आप इसको जलाएंगे तो जलाते समय आप गौर करेंगे ये एक तरह से पड़ करके, जिस तरह से फुलझड़ियाँ आप जलाते होंगे दिवाली वगैरह में, तो उस तरह से ये आवाज़ करेगी। और इसमें आप एक सफ़ेद चमकदार ज्वाला भी जो है वो आप देखेंगे इसमें उत्पन्न होता हुआ आप देखेंगे जिस समय ये मैग्नीशियम रिबन जल रहा होगा। और जब ये पूरी तरह से जल जाएगा तो आप एक पाउडर के फॉर्म में, आप यदि नीचे कटोरी यदि रखें तो आपको यहाँ वो पाउडर के फॉर्म में वो मैग्नीशियम रिबन का जो बच जाएगा बुरादा वो आपको यहाँ जमा हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ ये आपका NCERT के बुक से ही मैंने ये इमेज जो है वो लिया है। तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि इसमें किस तरह से मैग्नीशियम रिबन को जो है वायु में जो है वो जलाया जा रहा है और क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो यहाँ हम जलाते समय सफ़ेद चमकदार ज्वाला देख सकते हैं और जो भी वो बुरादा जो बनता है जलने के बाद वो एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। यानी कि यहाँ मैग्नीशियम को यदि आप वायु में जलाएं तो वो एक तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो वही बातें यहाँ जो है वो लिखी हुई है। जब भी मैग्नीशियम रिबन को हवा, और एक बातें यहाँ आप लोगों को ये ध्यान में देनी है कि जैसे यहाँ जो मैंने हवा लिया है तो आप लोग हवा यानी कि वायु को तो जानते ही होंगे, क्योंकि वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। और आप लोग जानते हैं कि यहाँ वायु में 3 प्रमुख गैसें हैं। 3 प्रमुख गैसें कौन कौन सी है? तो सबसे पहले आपका नाइट्रोजन हो जाता है और फिर आपका जो है वो ऑक्सीजन होता है और फिर आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं हवा में। तो आप लोग को यहाँ ये ध्यान में रखना है कि इसमें से ये जो ऑक्सीजन गैस है ये थोड़ा सा अलग गैस है। ये किसी के साथ भी एक तरह से मिलने में माहिर है और किसी के साथ भी जल्दी ये रिएक्ट करता है। और आप लोग कॉमनली ये भी जो है अपना दिमाग लगा सकते हैं कि जो भी चीज़ें हम लोग खुली हवा में वातावरण में जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट कर ही लेता है और बिना ऑक्सीजन के हम किसी वस्तु को जला भी नहीं सकते, ये तो आप लोग जान ही रहे होंगे। तो यहाँ जैसे ही मैं आप लोगों को हवा में, खुली हवा में यदि कोई भी चीज़ जला रहे हैं या जला रहा हो तो आप समझिएगा कि वो ऑक्सीजन के साथ जो है वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो इसलिए यहाँ जब भी मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो इससे सफ़ेद चमकदार ज्वाला उत्पन्न होती है। तो हवा यानी कि जब भी ये ऑक्सीजन के साथ जब भी मिलेगा तो ये जलने के बाद सफ़ेद चमकदार ज्वाला उत्पन्न करेगा सबसे पहले, और ये MgO का एक सफ़ेद पाउडर यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ये क्या करेगा, बनाएगा। तो ये आपको जो है थोड़ा सा केस स्टडी में ध्यान में रखना है कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को वातावरण में यानी कि खुली हवा में जलाया जाता है तो वो ऑक्सीजन के साथ डायरेक्ट रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद उसमें सफ़ेद चमकदार ज्वाला उत्पन्न होता है और फिर ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नामक एक पाउडर का भी जो है वो निर्माण करता है। अब यदि हम अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये आपका मैग्नीशियम हो जाता है और ये आपका ऑक्सीजन हो जाता है और ये मिलने के बाद क्या बनाता है, तो MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया जाता है। तो ये आप जो है केस स्टडी समझ पा रहे होंगे। अब इसी से संबंधित एक क्वेश्चन भी जो है आपके एग्जामों में पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। तो आप इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दें, फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लो होती है। यानी कि जब भी मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो उसमें उत्पन्न आग की लो किस तरह की होती है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि वो चमकीला उजला होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ NCERT जो आपका है ये एक क्वेश्चन जो है मैंने लिया हुआ है और ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जो है एग्जाम में ये पूछा भी जाता है। तो आप लोग थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि जब भी वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ़ क्यों किया जाता है। यानी कि मैग्नीशियम रिबन को जब भी वायु में जलाया जाता है तो जलाने से पहले जो है उसे साफ़ किया जाता है। तो इसके पीछे क्या वजह है, क्यों साफ़ किया जाता है, तो इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को सिंपली ये ध्यान में रखना है कि मैग्नीशियम जब भी ऐसे यदि पड़ा रहे तो वो ऑक्सीजन की उसमें एक पतली परत जो है चढ़ जाती है। जैसे कि आप सपोज करें कि ये एक मैग्नीशियम है तो इस पर वायु के संपर्क में आने के बाद ये अपने ऊपर वायु की एक पतली परत जो है इस पर चढ़ जाती है
और बिना साफ़ किए यदि आप इसे जलाएं तो ये एक तो पहले ना तो ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा, और ना ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ये अच्छे से जलेगा नहीं, और अच्छे से जलेगा नहीं तो जो भी आपको पता करना हो जलाने के बाद तो वो आपको कुछ पता चलेगा नहीं। तो इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ अच्छे से रिएक्ट करे और ये अच्छे से जले, और जो भी बातें हमको जाननी हो वो हम जान पाएँ। तो इसलिए इसे जलाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, रेगमाल से यानी कि सरेस पत्र से जो है वो रगड़ कर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, ताकि ये आसानी से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे और आसानी से ये जल पाए, और जो भी जानकारी हमें प्राप्त करनी हो वो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए। तो इस वजह से मैग्नीशियम को जलाने से पहले इसे जो है वो साफ़ किया जाता है। तो वही यहाँ बोला जा रहा है कि मैग्नीशियम धातु सामान्य ताप पर नम वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, जो मैग्नीशियम यानी Mg रिबन के ऊपरी सतह पर जमा रहता है। इसलिए इसे वायु में जलाने से पहले रेगमाल यानी कि सरेस पत्र से रगड़कर साफ कर दिया जाता है, ताकि आसानी से ऑक्सीजन से ये संयोग कर सके। तो आप शायद इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। तो अब आप लोग जान ही चुके होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में जो है वो बदलाव होता है, यानी कि परिवर्तन होता है। तो आखिरकार हम लोग यहाँ ये जानेंगे कि आखिरकार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान हुए पदार्थों में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की जो अवस्था होती है वो बदल सकती है। फिर आपका रंग में परिवर्तन, यानी कि पदार्थों का जो कलर होता है, रंग होता है, उसमें भी बदलाव जो है वो हो सकता है। फिर आपका गैस का निकलना, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई गैस भी जो है वो निकल सकती है, यानी कि ये भी परिवर्तन हो सकता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कि तापमान कभी बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो चलिए हम इसे एक एक करके मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के द्वारा जो है इसे समझाने का प्रयास करता हूं। और सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि अवस्था में परिवर्तन जो है वो किस तरह से होता है। तो वैसे देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था जो है वो बदल सकती है। अब आप लोगों को मैं यहाँ ही बता दूं कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहाँ आपको ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई भी एक परिवर्तन जरूर होगा ही होगा। अब वैसी शायद रेयर केस में वैसी एकाध अभिक्रिया होगी जिसमें ये चारों परिवर्तन आपको साथ साथ दिखाई दे, लेकिन इसमें से एक परिवर्तन भी कम से कम आपको किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जरूर जो है वो आपको परिवर्तन जो है वो दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ अवस्था में परिवर्तन में यदि यहाँ बात करें तो मैंने आपको बताया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो है पदार्थों की अवस्था जो है वो बदल सकती है। अब उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ देखें तो जैसे हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है, जल बनाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पदार्थों की अवस्था यहाँ जो है वो बदल रही है, कि यहाँ ये गैस में है और ये भी गैस में है, जबकि जल जो बनता है वो एक तरह से लिक्विड है, यानी कि द्रव है। तो यहाँ आप अवस्था जो है वो बदलता हुआ देख पाएंगे। उसी तरह यहाँ आप कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ मिलाएं तो आपको एक CH3OH यानी कि मिथेनॉल जो है वो प्राप्त होगा। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अवस्था जो है वो बदल रही है, यानी कि गैस से ये जो है वो लिक्विड फॉर्म यानी कि द्रव अवस्था में वो बदल रहा है। तो शायद आप ये समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों की अवस्था जो है वो बदल सकती है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे कि रंग में परिवर्तन, यानी कि रंग में परिवर्तन किस प्रकार से होता है। तो कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन जो है वो दिखाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हम लोग देखें तो यहाँ मैंने एक कॉपर सल्फेट लिया है, और यहाँ आप देख रहे हैं कि जब कॉपर सल्फेट जो होता है वो एक ब्लू कलर का होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा कि एक कॉपर सल्फेट का मैंने विलयन लिया जो कि ब्लू कलर यानी कि नीले रंग का था, और इसमें जब मैंने लोहा डाला यानी कि Fe मिलाया तो ये FeSO4 यानी कि एक आयरन सल्फेट बनाता है, और इसका रंग जो है वो बदल जाता है, यानी कि ये ब्लू से लाइट ग्रीन में जो है वो कन्वर्ट हो जा रहा है, और फिर ये यहाँ कॉपर आपका अलग हो जा रहा है। तो यहाँ बेसिकली आप लोगों को ये समझना है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान रंग में परिवर्तन हो सकता है, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि ये ब्लू से जो है वो ग्रीन में जो है वो बदल रहा है। उसी तरह आप कॉपर को लें और उसे आप हीट करें ऑक्सीजन
से ये हीट करने के बाद ये डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी और कॉपर जो है वो ब्राउन कलर का होता है और हीट करने के बाद आप देखेंगे कि ये ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो यहाँ भी आप रंग में परिवर्तन देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो आप शायद ये समझ पाएंगे। अब आपकी NCERT में एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है जो कि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है या पूछा जा सकता है, तो इसका जवाब आप किस प्रकार से दें वो थोड़ा सा आप यहाँ गौर फरमाइएगा। क्वेश्चन ये है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो यहाँ आपको जवाब देना है कि जब भी कॉपर सल्फेट, जैसे कि यही वाला क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का था उसमें आपने लोहे को मिलाया तो वो ग्रीन कलर में जो है वो बदल गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या वजह है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट में जब आपने लोहे को मिलाया तो ये लोहा क्या करता है, कॉपर सल्फेट को यहाँ आप देख रहे हैं ये विस्थापित कर दे रहा है। यानी कि कॉपर सल्फेट जो था, विलयन जो था, उससे कॉपर को जो है वो अलग कर देता है और अलग करने के बाद ये अपना रंग जो है लोहा वो दिखाना शुरू करता है, जो कि पहले ब्लू था और ये जब अपना क्रिया करता है सल्फेट के साथ तो ये अपना कलर जो है, जो इसका हरा रंग होता है, वो इसमें जो है वो दिखता है। तो इस वजह से जब कॉपर सल्फेट में लोहे की कील को डाला जाता है तो इस वजह से रंग जो है वो बदल जाता है धीरे धीरे। तो उसी का जवाब मैंने यहाँ कुछ इस तरह से लिखा है कि लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है, यानी कि लोहे की कील को जब आप कॉपर सल्फेट में डालिएगा तो ये कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है और ये आयरन सल्फेट बनाता है और आयरन सल्फेट बनने के कारण कॉपर सल्फेट का गहरा नीला रंग मलिन हो जाता है, यानी कि धीरे धीरे कम हो जाता है और ये हल्के हरे रंग में बदल जाता है। तो ये आपको कुछ इस तरह से आंसर जो है वो लिख देना है और आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इसका जो समीकरण है उसको भी आपको, इक्वेशन को भी जो है वो नीचे आपको दर्शा देना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिले। तो यहाँ आप कॉपर सल्फेट में आप लोहे को मिला रहे हैं तो CuSO4 प्लस Fe और इधर क्या बन रहा है तो FeSO4 प्लस Cu। तो इस तरह से आप समीकरण को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से रंग में परिवर्तन हुआ और इसका जवाब जो है वो आपको किस तरह से देना है। वैसे यहाँ यदि मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो यहाँ लोहा जो है वो कॉपर से ज़्यादा जो है एक तरह से कह सकते हैं कि ताकतवर है, तो इसीलिए कॉपर को ये विस्थापित कर दे रहा है, यानी कि वहाँ से हटा दे रहा है, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सिंपली यहाँ आप ऐसे जानिए कि लोहा जो है कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि ये क्रियाशील का मामला है। आपको मैं आगे बताऊँगा कि धातु, अलग अलग धातु जो है अलग अलग अभिक्रियाशील होते हैं, कुछ धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और कुछ धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील होते हैं, तो वो मैं आपको आगे बताऊँगा। यहाँ के लिए आपको सिर्फ ऐसे ही समझना है। अब आगे हमारा जो है वो यहाँ हम लोग जानेंगे कि यहाँ हम लोग जानेंगे गैस में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है वो गैसें भी जो है वो निकलती है, यानी कि कुछ अभिक्रियाएं कुछ गैसों को निकाल करके अपनी अभिक्रिया जो है वो पूरी करती है। अब उदाहरण के लिए देखा जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक लेड नाइट्रेट लिया है और लेड नाइट्रेट को जब आप हीट करते हैं, उष्मा देते हैं, तो ये लेड ऑक्साइड और फिर आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये दो अलग अलग गैसों में जो है वो टूटता है और इस अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि दो गैसें जो है वो निकल रही है और इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ गैसें भी जो है वो निकल सकती है और इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं। अब देखिए यहाँ ये जो 2, 2, 4 ये सारी चीज़ें जो है वो बैलेंसिंग का मामला है, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा और फिर आपको ये चीज़ें भी जो है वो समझ में आ जाएंगी। अब अगला है कि ताप में परिवर्तन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ताप में भी जो है वो परिवर्तन हो सकता है और यहाँ तापमान क्या हो सकता है, या तो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ अभिक्रिया के बाद या अभिक्रिया के दौरान तापमान में हमेशा कुछ बदलाव होता है, यानी कि कुछ ना कुछ बदलाव होगा और ये तापमान बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। और मैंने आपको पीछे ही बता रखा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक परिवर्तन तो होगा ही होगा। अब कुछ अभिक्रियाएं होगी जिसमें 2 परिवर्तन साथ साथ दिखाई दे, 3 परिवर्तन साथ साथ दिखाई दे, लेकिन एक परिवर्तन तो दिखाई देगा ही। जैसे कि यहाँ हम इसकी बात करें तो यहाँ मैंने कैल्शियम ऑक्साइड को लिया है, जो कि इसे हम लोग साधारण में चूना भी बोलते हैं, और इसको जब हम जल में मिलाते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH Hol2 बनाता है
और उसके साथ साथ जब आप उस चूने को छुएं तो वहाँ आपको हीट यानी कि वो गर्म दिखाई देगा, यानी कि वहाँ ऊष्मा भी जो है वो निकल रही होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस अभिक्रिया में आपको जो है वो ऊष्मा यानी कि तापमान जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप लोगों को यहाँ ध्यान में रखना है कि ये जो CaOH हॉल 2 है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बोला जाता है और इसे बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, जिसकी पुताई हम लोग दीवालों में जो है वो करते हैं, यानी कि इसी की पुताई जो है वो हम लोग दीवालों में करते हैं और ये हम लोग बाज़ार से लाते हैं। तो आपने दिवाली वगैरह में ये चीज़ें जो है की होंगी, तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों में जो है इस तरह की परिवर्तन जो है वो देखने को मिलते हैं। अब हम लोग आगे जानेंगे कि रासायनिक समीकरण जो है ये क्या होती है, तो इसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है, यानी कि केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही एक तरह से कहें तो बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोगों ने पिछले क्लास में यानी कि 9th क्लास में कुछ रसायन के प्रतीक को आपने पढ़ा होगा, जैसे कि सोडियम Na, हाइड्रोजन H, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ हम लोग रासायनिक समीकरण यानी कि केमिकल इक्वेशन उसी तरह से बनाते हैं। बस इसमें क्या करते हैं हम लोग कि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया को हम लोग क्या करते हैं, रसायन के जो प्रतीक होते हैं, जो सूत्र होते हैं, उसके द्वारा ही हम लोग वहाँ जो है लिख करके रासायनिक समीकरण को जो है वो बना देते हैं और वही केमिकल इक्वेशन यानी कि रासायनिक समीकरण कहलाता है। मैं आप लोगों को यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को रसायनों के प्रतीकों या सूत्रों के रूप में निरूपित करना रासायनिक समीकरण जो है वो कहलाता है। यानी कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आप उदाहरण के तौर पे यदि इसको समझने का प्रयास करें तो आप बहुत ही आसानी से जो है इसे समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ हमने एक रासायनिक अभिक्रिया ली हुई है, जैसे कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ये आप पीछे जान चुके हैं। तो इसे यदि आपको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने पिछले क्लास में मैग्नीशियम का संकेत पढ़ रखा है और कुछ सूत्रें भी आपने जो है वो पढ़े होंगे। तो यहाँ उसी प्रतीक और सूत्रों की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण बनाते हैं। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम के जगह हमने क्या किया है, Mg को लिया है और ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर रहा है, तो ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O2 होता है। और फिर ये जो भी बना रहा है जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो MgO मैंने लिखा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने सिर्फ सिंपली क्या किया कि रसायन का जो प्रतीक होता है, जो सूत्र होता है, उसी को मैंने लिख दिया और यही क्या कहलाता है, तो रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो इसे आप समझ पा रहे होंगे और ये बहुत ही आसान होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि ये रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को ना और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जो अवस्था होती है उस अवस्था को भी हम लोग क्या करते हैं, समीकरण में जो है लिख देते हैं, ताकि हमारा जो भी रिएक्शन हो, जो भी अभिक्रिया हो, वो बहुत ज़्यादा सूचनापूर्ण हो। जैसे कि यहाँ मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि रासायनिक समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए प्रतीकों के साथ उनकी भौतिक अवस्था का मतलब जो ठोस हो या द्रव है या फिर गैस है या फिर जलीय विलयन है, जो भी है, को भी दर्शाया जाता है। और इस तरह से हमारा जो रासायनिक अभिक्रिया का जो समीकरण होगा वो अधिक सूचनापूर्ण होगा। यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि पदार्थ की भौतिक अवस्था जो होती है, जैसे कि ठोस हुआ तो इसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। तो जो भी चीज़ें सॉलिड हो तो उसके इसका जो एक तरह से अल्फ़ाबेट जो लेटर है, पहला जो लेटर है, जैसे कि सॉलिड में S पहले आता है, तो हम सिर्फ यहाँ S से जो है वो इंडिकेट कर देते हैं। जैसे कि ये मैग्नीशियम की अवस्था क्या होती है, सॉलिड होती है, ठोस होता है। तो इसको मैंने क्या किया, यहाँ S जो है ब्रैकेट में कर दिया, ताकि जो भी इस अभिक्रिया से समझना चाहे कि भाई मैग्नीशियम की अवस्था क्या है, तो वो समझ पाए कि ये भाई सॉलिड चीज़ें हैं, तो आप समझ पा रहे होंगे। उसी तरह से यदि द्रव चीज़ें हो तो उसे आप लोग लिक्विड यानी कि इसका जो पहला लेटर है L से आप दर्शा सकते हैं। यदि गैस है तो इसका पहला लेटर G से दर्शा सकते हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ सब में हमको स्मॉल लेटर लेना है। तो यहाँ जैसे कि ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, तो यहाँ हमने G ब्रैकेट में कर दिया। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए उनकी अवस्था को भी हम लोग क्या करते हैं, दर्शा देते हैं। उसी तरह से जलीय विलयन के लिए हम लोग AQ यानी कि शॉर्ट फॉर्म में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये समझ पा रहे होंगे। इसके अलावे देखिए, वैसे ये सारी चीज़ें आप में से बहुत सारे बच्चे जानते होंगे,
मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है, तो मुझे लगा कि इसे बता देना ही अच्छा रहेगा। तो क्या होता है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, दाब, प्रकाश आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे यहाँ ये जो समीकरण हमने लिया है, यहाँ आप देख सकते हैं कि तीर के ऊपर हमने क्या किया है, ऊष्मा को भी लिखा है। तो इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ जो कॉपर है इसको हीट दिया जा रहा है, और हीट देने के बाद ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और फिर ये कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो यहाँ आपको समझ में आए कि यहाँ हीट के द्वारा जो है चीज़ें जो है वो अभिक्रिया जो है, मतलब हीट जो है यहाँ दिया जा रहा है। उसी तरह जैसे कि आप प्रकाश संश्लेषण में देखते होंगे कि सूर्य का प्रकाश जो है तीर के ऊपर लिखा जाता है, तो वहाँ आप समझ पा रहे होंगे कि अभिक्रिया में सूर्य का प्रकाश भी जो है वो भाग ले रहा है। तो उसे और सरल और आसान बनाने के लिए हम इन सभी चीज़ों का जो है वो इस्तेमाल करते हैं रसायन शास्त्र में। तो ये सभी बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण को जानेंगे कि आखिर संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, और फिर हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले मैं आप लोगों को एक रफली बता दूं कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो क्या होता है। तो कोई भी यदि अभिक्रिया है, कोई भी समीकरण है, क्योंकि आप समीकरण के बारे में जान चुके हैं कि समीकरण क्या होता है, तो यदि समीकरण में जो भी चीज़ें हैं यानी कि अभिकारक और उत्पाद यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या यदि बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। और इसका जस्ट जो है आपका उल्टा जो है वो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। यानी कि अभिकारक और उत्पाद यदि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वो समीकरण जो है वो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो एक एक करके हम लोग यहाँ संतुलित रासायनिक समीकरण को सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो यहाँ मैंने लिखा है कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों तरफ तत्व की परमाणुओं की संख्या बराबर रहती है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। वही बातें मैंने यहाँ जो है वो लिखी हुई है कि कोई भी यदि रासायनिक अभिक्रिया है उसके दोनों तरफ यानी कि LHS और RHS दोनों तरफ यदि परमाणुओं की संख्या, तत्व में जो परमाणुओं की संख्या होगी यदि वो बराबर है, तो उसे हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो यहाँ एक समीकरण है जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का है, और ये मिलकर के जो है वो जल बना रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जो है इसके पास जो परमाणुओं की संख्या अभिकारक में है वो 4 है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन के पास जो है परमाणुओं की संख्या उत्पाद में भी जो है वो 4 दिख रहा है। और यहाँ आप ऑक्सीजन के पास यदि देखें तो इसके पास 2 परमाणुओं की संख्या है, और यहाँ भी आप उत्पाद में ऑक्सीजन के पास यदि परमाणुओं की संख्या देखें तो यहाँ भी इसके पास 2 परमाणुओं की संख्या है। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है ये एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। लेकिन आप लोगों को तो मैंने डायरेक्ट बताया, लेकिन आप लोग कैसे चेक करेंगे कि कोई समीकरण संतुलित है या असंतुलित? तो आप इस समीकरण के माध्यम से इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से आप खुद जो है ये चेक कर सकते हैं कि कोई समीकरण संतुलित है या असंतुलित। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है कि एक तो इसमें अभिकारक होता है जो कि अभिक्रिया में भाग लेता है, और एक उत्पाद जो अभिक्रिया के दौरान जो है वो बनता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ अभिकारक में यानी कि कौन कौन से तत्व जो हैं वो शामिल हो रहे हैं। और आप लोग तत्व तो जानते ही होंगे तत्व किसे कहते हैं, तो ये शायद बताने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि आप लोग 9th क्लास में ये पढ़े होंगे। तो सबसे पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि जिंक जो है Zn, ये एक तत्व हमें दिखाई दे रहा है, और एक आपका हाइड्रोजन है, और एक आपका सल्फर है, और एक ऑक्सीजन है। यानी कि 4 अलग अलग तत्व जो हैं यहाँ हमको दिखाई पड़ रहे हैं जो कि अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो मैंने यहाँ तत्व को Zn, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, इन चारों को जो है वो क्रम वाइज जो है लिख दिया है। अब आप लोगों को अगला स्टेप क्या करना है कि इसमें सबसे पहले आपको अभिकारकों की तरफ देखना है कि परमाणुओं की संख्या कितनी है, और फिर आपको
उत्पाद में देखना है कि परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो अभिकारक की यदि बात करें तो यहाँ आप जिंक के पास एक परमाणुओं की संख्या देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास दो परमाणुओं की संख्या है, जो कि मैंने यहाँ भी लिख दिया है। और फिर आप सल्फर की यदि बात करें तो सल्फर के पास एक परमाणुओं की संख्या है, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और ऑक्सीजन के पास 4 परमाणुओं की संख्या है, जो कि यहाँ मैंने लिख दिया है। ये आपका अभिकारक का हुआ। अब उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो जिंक के पास आप एक देख सकते हैं और सल्फर के पास आप जो है परमाणुओं की संख्या एक देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और फिर ऑक्सीजन के पास आप ऑक्सीजन के पास आप 4 परमाणुओं की संख्या देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और फिर इधर आप हाइड्रोजन के पास यानी 2 परमाणुओं की संख्या आप देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ लिख दिया है। और अब आप खुद बताएं कि अभिकारक और उत्पाद में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि सारे बराबर लग रहे हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये भी समीकरण जो है हमारा वो संतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि LHS और RHS यहाँ बराबर है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से यदि असंतुलित रासायनिक समीकरण हो तो उसे किस तरह से हम संतुलित कर सकते हैं, जो कि हमारा अगला जो रासायनिक समीकरण है वो असंतुलित रासायनिक समीकरण ही है। और यहाँ हम लोग जानेंगे कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि असंतुलित में जस्ट संतुलित का उल्टा होता है कि इसमें परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ जो है वो बराबर नहीं होगी। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरणों में अभिकारकों एवं उत्पादों दोनों तरफ तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं रहती, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और यहाँ ये जो जल बन रहा है, यहाँ आप अभिकारक और उत्पाद में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। जैसे कि आप देखें, यहाँ हाइड्रोजन के पास कितनी परमाणुओं की संख्या है, 1 है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन के पास 2 दूनी 4 परमाणुओं की संख्या है। तो आप पहले ही देख सकते हैं कि यहाँ बराबर नहीं है। वैसे यहाँ भी आपको चेक करना हो तो आप ये जो हमारा Fe और H2O है, यानी कि लोहा और जल की जो ये अभिक्रिया है, जो जंक बनता है, यहाँ आप इससे देख सकते हैं। इसको मैंने यहाँ जो है वो बता रखा है कि किस तरह से ये असंतुलित है। मैं आपको करके ही बता दूं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि अभिकारक में कितने तत्व जो हैं वो भाग ले रहे हैं। तो 2 तत्व हैं, 3 तत्व हैं, एक आपका लोहा है और एक आपका हाइड्रोजन है और एक आपका ऑक्सीजन है, जिसको मैंने FeH और ऑक्सीजन यहाँ मैंने लिख दिया है। अब अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या देखें तो अभिकारक में आप देख सकते हैं कि 1 परमाणुओं की संख्या है, जो कि लोहा के पास है। और हाइड्रोजन के पास कितना है, तो 2 है। और ऑक्सीजन के पास कितना है, तो 1 है। तो 1 2 1 हमने लिख दिया है। अब उत्पाद में हम लोग देखते हैं कि कितने कितने परमाणुओं की संख्या हर एक तत्व के पास है। तो यहाँ आप लोहे के पास देख रहे हैं कि 3 परमाणुओं की संख्या है, और ऑक्सीजन के पास आप 4 परमाणुओं की संख्या देख रहे हैं, जो कि मैंने यहाँ थोड़ा गलत लिखा है, 1 लिख दिया था, तो यहाँ मैंने 4 कर दिया। और अब आप हाइड्रोजन के पास 2 परमाणुओं की संख्या देख सकते हैं उत्पाद में, तो मैंने यहाँ 2 लिखा है। और अब आप हमें खुद बताएं ये देख करके कि क्या आपको अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या क्या बराबर लग रही है। तो आप कहेंगे कि नहीं, बराबर नहीं है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये समीकरण जो है वो क्या होगा, असंतुलित होगा। अब आप लोगों को नोट में ये ध्यान में रखना है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण भी कहा जाता है, जो कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहा जाता है। यदि आपसे पूछे कि किस रासायनिक समीकरण को कंकाली जो है वो बोला जाता है, तो उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण को कंकाली समीकरण कहते हैं। अब हम लोग यहाँ से आगे जो है जानेंगे कि किस तरह से यदि कोई भी असंतुलित रासायनिक समीकरण हो तो वो एक तरह से अधूरा होता है। क्योंकि आपका जैसे शरीर है, यदि आपके शरीर से मांस को हटा दिया जाए, फैट को हटा दिया जाए, तो सिर्फ कंकाल बचेगा। तो कंकाल कोई काम का होता है क्या, नहीं होता है। तो इस तरह से आप समझें कि असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वो किसी काम का नहीं होता है, हमें अलग से उसे जो है वो संतुलित करना होता है। यानी कि जो चीज़ें घट रही है उसे अलग से हम दे करके बराबर कर देते हैं। अब लेकिन सवाल पहले ये हमारे मन में आना चाहिए, ये तो एक रेफरेंस में मैंने आपको बता दिया कि
असंतुलित रासायनिक समीकरण जो है वो कंकाली है, यानी कि कोई काम का नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे मन में ये क्वेश्चंस आना चाहिए कि फिर भी प्रत्येक रासायनिक समीकरण जो असंतुलित होते हैं उसे संतुलित क्यों किया जाता है, यानी कि क्यों होना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब जो है हम लोग जान लेते हैं और फिर आगे हम लोग जानेंगे कि किस तरह से किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, यानी प्रत्येक रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों होना चाहिए। ये भी क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये जानते होंगे कि एक हमारे बहुत ही जाने माने वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक द्रव्यमान संरक्षण का जो है वो नियम दिया था। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार उन्होंने ये बताया, यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी भी अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होते हैं तत्वों में, तो वो जो है ना तो ही उसे हम लोग विनाश कर सकते हैं, मतलब उसे किसी तरह से हम लोग हटा नहीं सकते हैं, उसका ना तो किसी तरह से उसे हटाया जा सकता है ना वो ख़त्म होता है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि जो भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उसमें जो तत्वों की जो द्रव्यमान होनी चाहिए वो हमेशा जो समान रहनी चाहिए। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण का यही कहना हुआ कि द्रव्यमान संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान का निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। इसलिए इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि प्रत्येक रासायनिक अभिक्रिया के पहले यानी अभिकारक एवं उसके बाद यानी उत्पाद में प्रत्येक पदार्थों या तत्वों में परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यहाँ होनी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग थोड़ा सा इस तरह से लिख सकते हैं, होनी चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण हमारा यही कहता है कि दोनों तरफ जो तत्वों में जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए, क्योंकि द्रव्यमान ना तो इसका निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है। तो इसलिए आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कोई भी यदि रासायनिक समीकरण असंतुलित होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं। तो ये आप समझ पा रहे होंगे। तो अब हम लोग आगे जानेंगे कि किस तरह से रासायनिक समीकरण को जो है वो संतुलित किया जाता है। तो आगे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, किस तरह से हम लोग रासायनिक समीकरण को, किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ये बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को पता नहीं, कुछ बच्चों को ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। मैं आपको कुछ बातें जो है पहले बताऊँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आपको किस तरह से एक एक छोटी छोटी स्टेप को जो है आगे बढ़ा करके इस मतलब इन सारी चीज़ों को जो है वो पूरा करना है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो समीकरण यहाँ दिया गया है, ये समीकरण आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण है और इसे आपको संतुलित करना है। तो किस तरह से हम संतुलित करेंगे, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आखिर ये, वैसे तो यहाँ मैंने संतुलित मुझे करना है तो मैंने असंतुलित जानबूझ के लिया, लेकिन कोई भी समीकरण आप कैसे जान पाएंगे कि ये संतुलित है या फिर असंतुलित है, जो कि मैंने आपको पीछे बताया। तो सबसे पहले आपको देखना है कि यहाँ कितने तत्व जो हैं वो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। तो यहाँ आपका एक नाइट्रोजन हो जाता है और एक हाइड्रोजन, तो मैंने तत्व नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले लिया है। और अभिकारक में हम देख रहे हैं कि इसके पास जो परमाणुओं की संख्या है नाइट्रोजन के पास वो 2 है, जो कि यहाँ आप देख सकते हैं, और हाइड्रोजन के पास कितनी है, तो 2 है। और फिर उत्पाद में नाइट्रोजन के पास जो परमाणुओं की संख्या है वो 1 है और हाइड्रोजन कितना है, तो 3 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये समीकरण जो है वो असंतुलित है, क्योंकि दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। अब आप लोगों को दूसरा स्टेप क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग जान गए कि ये असंतुलित है, हमको संतुलित करना है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि घट कहाँ रहा है, माने किसके पास परमाणु की संख्या जो है वो घट रही है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ नाइट्रोजन के पास 2 है और यहाँ इसके पास उत्पाद में 1 ही है, यानी कि इससे यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पास कमी है, यानी कि इसके पास 2 चाहिए, इसके पास भी 2 चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 से इसे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, और यहाँ इसके पास कितना हो जाएगा, तो 2 परमाणु की संख्या इसके पास हो जाएगा उत्पाद में। और यहाँ हम लोग अभिकारक में तो 2 पहले से ही है ही, तो उत्पाद में घट रहा है तो हम लोग उत्पाद में जो है यहाँ 2 लगा देंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कभी कभी क्या होगा कि जैसे आप यहाँ 2 लगाएं और 2 लगाने से कोई दूसरा जो तत्व होगा उसके पास परमाणु की संख्या बढ़ जाएगी। तो ये भी आपको एक अवेयर रहना है, हमेशा ध्यान देना है। और सबसे पहले मैंने आपको कुछ बातें जो है वो नहीं बताई कि किसी भी असंतुलित रासायनिक समीकरण में यदि संतुलित करना हो तो जब भी आप अंक लगाएं तो हमेशा अंक जो है वो आगे लगाना है आपको,
या तो जैसे कि मान लिया जाए नाइट्रोजन के पास आप परमाणु की संख्या बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ अंक लगा सकते हैं, यहाँ आपको कभी नहीं लगाना है। आप यहाँ लगा सकते हैं, आप यहाँ लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं 2 मैंने यहाँ आगे लगाया है। तो यहाँ नोट में वो मैंने लिख भी दिया है कि जब भी नंबर लगाना है आगे लगाना है। पहला ये बातें आपको ध्यान में रखना है। और आगे नंबर है तो सबका है। दूसरा बात आपको नोट में ये ध्यान में रखना है कि यदि आगे नंबर है तो वो सबका है। सबका कहने का मतलब जैसे यहाँ मैंने नाइट्रोजन के आगे 2 लगाया तो वो हाइड्रोजन भी जो है वो 2 बढ़ गया, यानी कि हाइड्रोजन का भी वो 2 है। बात को समझ रहे हैं। और लटका नंबर जो होगा तो वो सिर्फ उसका होगा, यानी कि इधर जो आप जैसे यहाँ H के नीचे ये लटका हुआ देख रहे हैं, हाइड्रोजन के नीचे ये लटका हुआ देख रहे हैं, नाइट्रोजन के नीचे ये लटका हुआ देख रहे हैं, ये सिर्फ उसका पर्सनल है, उसका पर्सनल परमाणु संख्या। तो यदि ये 3 बातें आप ध्यान में रखें तो आपको शायद कोई भी रासायनिक समीकरण यदि असंतुलित हो तो बड़े ही आसानी से आप उसे संतुलित कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जब मैंने यहाँ 2 लगाया तो अब आप देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के पास तो 2 हो गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है यहाँ लटका हुआ इसके पास 3 है और ये 2 क्योंकि आगे है तो सबका है, ये 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ जो अब उत्पाद में जो हाइड्रोजन हो गया वो आपका 6 हो गया। लेकिन यहाँ अभिकारक में कितना देख रहे हैं 2 ही है, यानी कि हमको 6 करना है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे 3 से यदि गुना कर दें तो ये 6 हमारा हो जाता है। और 3 ये कहाँ लगाएंगे तो जब भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे। और घट किसके पास रहा है तो हाइड्रोजन के पास घट रहा है, तो हाइड्रोजन के यहाँ आगे हम 3 लगा दिए। और अब हमारा समीकरण जो है वो संतुलित है, क्योंकि यहाँ आप अभिकारक में 2 देख रहे हैं, उत्पाद में भी 2 देख रहे हैं, हाइड्रोजन में 6 देख रहे हैं, उत्पाद में भी मतलब हाइड्रोजन जो है अभिकारक में 6 देख रहे हैं और उत्पाद में भी आपका 6 है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये समीकरण जो है हमारा वो संतुलित हो गया, जो कि मैंने यहाँ एक अच्छे से लिख भी दिया है। और ये समीकरण क्या है संतुलित है। ये मैंने आपको पहली बार कोई समीकरण मैं आपको करा रहा हूँ तो ये मैंने थोड़ा सा लिख करके जो है बताया। अब आपको क्या करना है डायरेक्टली करना है, और करते करते आप इसमें खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे यदि आप थोड़ा प्रैक्टिस करें, और मैं आपको कराऊंगा भी। अब दूसरा समीकरण यहाँ है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और ये MgO बना रहा है। तो ये एक तरह से असंतुलित रासायनिक समीकरण है, क्योंकि यहाँ अब आपको डायरेक्टली करना है कि जैसे यहाँ 2 तत्व है, एक मैग्नीशियम है और एक ऑक्सीजन है। और मैग्नीशियम जो है अभिकारक में कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो 2 है, और उत्पाद में मैग्नीशियम कितना है तो 1 है, ऑक्सीजन कितना है तो ये भी 1 है। तो आप देख सकते हैं ये गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि यहाँ मैग्नीशियम 1 है और यहाँ मैग्नीशियम 1 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो अब क्या करना है आपको 2 जो है वो लगाना है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको बढ़ाना है, लेकिन आप यहाँ तो लगा नहीं सकते, तो लगाएंगे कहाँ, क्योंकि अंक जब भी लगाना है तो आगे लगाना है। तो 2 यदि लगा दिए तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। क्यों, क्योंकि आगे है तो सबका है, और ऑक्सीजन यहाँ पहले से ही 2 है, लेकिन मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम को भी हम क्या करेंगे 2 कर देंगे, और अंक जब भी लगाना है तो आगे लगाना है। और अब आप देख सकते हैं कि मैग्नीशियम उत्पाद में 2 और यहाँ अभिकारक में भी 2, और ऑक्सीजन उत्पाद में भी 2 और यहाँ अभिकारक में भी 2। तो ये भी समीकरण हमारा जो है वो संतुलित हो जाता है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब एक समीकरण और ले लेते हैं हम, और यहाँ से फिर हम आप शायद समझ पा रहे होंगे। सबसे पहले आप पोज करके आप इस समीकरण को खुद संतुलित करें, और संतुलित करने के लिए जो भी नोट में मैंने आपको बताई वो आपको ध्यान में रखना है, और अंक जब भी लगाना है तो आगे लगाना है, और आगे रहेगा तो सबका रहेगा, नीचे रहेगा यानी कि लटका हुआ है तो सिर्फ उसका है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, आप शायद बना लिए होंगे। अब मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ कितने तत्व हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं लोहा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 3 अलग अलग तत्व हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कि उत्पाद में जो लोहा है यानी कि Fe है वो 3 है, और यहाँ आप 1 देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको 3 यहाँ करना होगा, और 3 जब भी लगाएंगे तो कहाँ लगाएंगे आगे लगाएंगे। तो यहाँ अभिकारक में लोहा 3 है यानी कि परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में भी लोहा जो है वो 3 दिखाई दे रहा है। फिर ऑक्सीजन यहाँ आप 4 देख रहे हैं, लेकिन यहाँ तो ऑक्सीजन 1 है, यानी कि यहाँ हमको 4 करना पड़ेगा, और अंक जब भी लगाएंगे तो आगे लगाएंगे। तो अब हमारा ऑक्सीजन यहाँ 4 हो जाता है और यहाँ ऑक्सीजन 4 हो जाता है। तो ये तो बराबर हो गया, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बढ़ गया, क्योंकि ये 2 पहले से ही था,
और ये 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2 ही है, तो हमें इसे 8 करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ लगा देंगे, क्योंकि आगे लगाएंगे, इधर तो लगा नहीं सकते। तो अब आप देख रहे हैं कि ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। और डायरेक्ट आपको इसी तरह करना है कि जैसे लोहा 3 है तो यहाँ भी लोहा 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 8 है तो यहाँ भी हाइड्रोजन 8 है, यहाँ ऑक्सीजन 4 है तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो ये समीकरण जो है हमारा संतुलित हो गया। अब आपके बोर्ड एग्जामों में एक क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है इस तरह से, तो आपको इस क्वेश्चन का भी जवाब जो है पॉज करके, यानी कि वीडियो को रोक करके आपको देना है, और फिर आप जो है हम जो बताएंगे उसे आपको देखना है। तो शायद आप इसका जवाब जो है रोक करके दे दिए होंगे, और ये बिल्कुल बेहद ही आसान है। यहाँ बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। तो आपको यहाँ छटनी करना है, यानी कि इनमें से 3 समीकरण जो है वो संतुलित होगा और 1 समीकरण जो है वो असंतुलित होगा। तो आपको पकड़ना है। तो सबसे पहले आपको इसमें एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ से हम चेक करते हैं। तो यहाँ अभिकारक में हम हाइड्रोजन 4 देख रहे हैं और उत्पाद में भी हाइड्रोजन 4 देख रहे हैं। ऑक्सीजन यहाँ 2 है और ऑक्सीजन यहाँ भी 2 है, क्योंकि आगे है तो सबका है, और यहाँ कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, तो 2 गुना 1 तो 1 ही होगा। तो ये समीकरण हमारा संतुलित है। फिर दूसरा हमारा यहाँ आप देख सकते हैं कि एक पोटेशियम है और एक आपका जो है वो क्लोरीन है और आपका एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ पोटेशियम के पास आप 2 देख रहे हैं और यहाँ भी उत्पाद में 2 देख रहे हैं। यहाँ भी क्लोरीन 2 है और यहाँ भी क्लोरीन 2 है। यहाँ ऑक्सीजन जो है वो 3 दूनी 6 है और यहाँ भी ऑक्सीजन 3 दूनी 6 है। तो ये भी समीकरण जो है हमारा वो संतुलित है। अब तीसरा हमारा हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ भी हाइड्रोजन 2 है, यहाँ क्लोरीन 2 है और यहाँ भी क्लोरीन हम 2 देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा समीकरण संतुलित है। अब इसे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ये जो है वो असंतुलित होगा, क्योंकि 3 संतुलित हमारा निकल गया। अब आप लोगों को मैं बताऊं तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कैसे करना है। आपको सबसे पहले ना पीछे से जो है वो चेक करते चलना है, यानी कि डी नंबर से, क्योंकि आपका जो एग्जामिनर है जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो जानबूझ करके इस तरह से ऑप्शंस देता है ताकि आपका टाइम जो है वो जाए। तो आप पीछे से यदि स्मार्ट हैं तो आप पीछे से चेक करके आप चीज़ों को बड़े ही जल्दी हैंडल कर सकते हैं। तो शायद आप इन सभी बातों को समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, ये 2 अलग अलग अभिक्रियाएं हैं, जो कि एक ऊष्माक्षेपी है एवं अब हम लोग ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है इसे अब हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और फिर हम लोग ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। और ये दोनों बहुत ही एक तरह से कहा जाए तो बहुत सिंपल है और आप लोगों को मैं समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को समझते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा सा शब्द पे ध्यान देना है। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है कि ऊष्माक्षेपी, यानी कि यहाँ एक तरह से देखा जाए तो यहाँ ऊष्मा जो है ना वो निकलेगी, यानी कि यहाँ एक तरह से देखा जाए तो यहाँ ऊष्मा की एक तरह से हानि होगी। और उसका जस्ट आपका अपोजिट जो ऊष्मा शोषी है, यहाँ ऊष्मा जो है वो अवशोषित होगी, यानी कि वहाँ एक तरह से ऊष्मा लिया जाएगा, या एक तरह से कहें तो वहाँ ऊष्मा का क्या होगा, लाभ होगा। और उस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और वही बातें यहाँ जो है वो लिखी गई है। तो ऊष्माक्षेपी में क्या लिखी गई है, तो जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इस अभिक्रिया में जो भी अभिकारक होता है उसके निर्माण के साथ साथ यहाँ जो है ऊष्मा भी निकलती है, यानी कि एक तरह से ऊष्मा की हानि होती है। जैसे हम लोग यदि एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक तरह का चूना है, और इसे जब हम लोग जल के साथ मिलाएं तो आप लोग जानते हैं कि CaOH यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाता है, और उसके साथ साथ ये अपने अंदर से क्या करता है, ऊष्मा को भी जो है वो निकालता है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि इस तरह की जो अभिक्रिया होगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहाँ ऊष्मा की एक तरह से हानि हो रही है। आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड जान रहे हैं जिसे हम लोग चूना कहते हैं, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसी की
जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि बाल में जो सफ़ेदी की जाती है, इसी कैल्शियम ऑक्साइड को की जाती है, जिसे हम लोग एक तरह से बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। तो शायद आप लोग जानते होंगे। अब ऊष्माशोषी की यदि बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया, यहाँ ऊष्मा अवशोषित किया जाएगा यानी कि लिया जाएगा, यानी कि जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा अवशोषित होती है उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो यहाँ आप नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को यदि आप मिलाना चाहें तो इसके साथ साथ ये क्या करेगा, ऊष्मा को भी अपने अंदर लेगा और फिर ये एक तरह से NH3 जो है वो गैस से जो है वो बनाएंगी। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी ये अभिक्रिया क्या होती है। तो आप लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है कि ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा की हानि और ऊष्माशोषी में क्या होगा, ऊष्मा का एक तरह से कहे तो लाभ, यानी कि वो अवशोषित करेगा। बस इतना आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब आप लोगों को यहाँ सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है वो बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस, शोषण, ये सभी जो हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसे हम लोग जान लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ये उदाहरण किस तरह से, कैसे हम लोग जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के ये उदाहरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ सबसे पहले प्राकृतिक गैस जो है, प्राकृतिक गैस जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि इसको यदि आप देखेंगे तो ये अपने अंदर से क्या करता है, जब ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो ये अपने अंदर से क्या करती है, ऊष्मा को भी निकालती है। यानी कि एक तरह से कहें तो ये अपने अंदर से ऊर्जा को भी निकालती है, क्योंकि ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है। तो इसलिए ऊष्मा के जगह यदि मैं ऊर्जा शब्द का प्रयोग करूं बोलने के लिए या लिखने के लिए तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। कि जैसे यहाँ मैंने प्राकृतिक गैस का सबसे प्रमुख घटक एक तरह से मीथेन होता है, तो इसलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ मीथेन ही लिया है। यदि आप उसका दहन करें, दहन यानी कि उसे आप जलाएं, तो इस समय वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो उसके साथ साथ रिएक्ट करने के बाद ये ऊष्मा को भी निकालेगा। तो इसलिए हम लोग प्राकृतिक गैस को जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, जो कि यहाँ प्राकृतिक गैस का दहन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे, तो यहाँ प्राकृतिक गैस मीथेन CH4 लिया गया है और फिर ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहा है और फिर जल भी बना रहा है और उसके साथ साथ ये ऊर्जा यानी कि ऊष्मा को भी अपने अंदर से निकाल रहा है। तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है और ये प्राकृतिक गैस का मैंने उदाहरण आपको बताया। उसी तरह से देखा जाए तो श्वसन जो है, हम लोग जो सांस लेते हैं, ये श्वसन भी एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि श्वसन के दरमियान भी हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा को जो है एक तरह से लॉस करते हैं, हानि करते हैं, निकालते हैं। तो इसलिए श्वसन भी एक बहुत अच्छा उदाहरण हो जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। वो कैसे होता है अभी आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि श्वसन की क्रिया भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये कैसे है, तो भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व होता है और हम लोग भोजन के माध्यम से इस पोषक तत्व को अलग अलग आहार से जो है उसको लेते हैं। आप सपोज करें कि जैसे चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो आपने चावल यदि खाया तो आपने क्या खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया। और यही कार्बोहाइड्रेट जब आप अंदर लेते हैं तो ये छोटे छोटे एक तरह से टुकड़ों में टूटता है और टूटने के बाद ये ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज के माध्यम से ही आपके शरीर को जो है वो ऊर्जा मिलती है और आप अलग अलग काम जो है वो कर पाते हैं। तो वही बातें यहाँ लिखी गई है कि कार्बोहाइड्रेट के टूटने से ग्लूकोज बनता है और यही ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करती है। आप ध्यान दीजिएगा, ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है और फिर हमें ऊर्जा मिलती है और इस अभिक्रिया को श्वसन अभिक्रिया कहते हैं और इसी अभिक्रिया को हम लोग श्वसन अभिक्रिया कहते हैं। और इस अभिक्रिया के दौरान बहुत सारा ऊर्जा जो है वो एक तरह से हानि होती है, खपत होती है, तो इसलिए हम इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाऊं तो यहाँ C6H12O6 जो है ये एक ग्लूकोज है और ये जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो ये एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और फिर जल और फिर साथ साथ ऊर्जा को भी ये एक तरह से बनाएगा। तो जैसे आपको देखिए आपको इसको कॉमनली ऐसे समझना है। आप लोग जानते हैं कि सांस लेते हैं, ठीक है, लेते हैं, तो लेते समय आप क्या करते हैं, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं
और जब आप ऑक्सीजन लेते हैं तो छोड़ते क्या हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ कुछ जल भी छूटता है और उसके साथ साथ आपका ऊर्जा की भी खपत हो रही होती है। तो इसलिए शोषण जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। तो शायद आप समझ पा रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ क्योंकि शोषण अभिक्रिया में ऊर्जा निकलती है, इसलिए शोषण को हम क्या कह सकते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये बातें आप शायद समझ पा रहे होंगे और ये बहुत आपके लिए एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये एग्जाम्पल्स ध्यान में रखना है कि ऊष्माक्षेपी के क्या क्या उदाहरण हैं। तो प्राकृतिक गैस, शोषण, और एक और है जो कि मैंने यहाँ नोट में बताया क्योंकि वहाँ जगह नहीं था, इसलिए वनस्पति पदार्थ जो होते हैं, वनस्पति यानी कि इसको आप पेड़ पौधों से जोड़ सकते हैं। सारे पेड़ पौधों को हम लोग एक शब्द दे देते हैं वनस्पति। तो वनस्पति पदार्थ जो कि मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिख भी दिया है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट यानी खाद बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो आपको शोषण ध्यान में रखना है, दूसरा प्राकृतिक गैस, और तीसरा वनस्पति पदार्थ का कंपोस्ट बनना यानी कि विघटित होकर खाद बनना भी ये एक आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है। अब आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं, तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिया है, आप वीडियो को रोक करके इसका जवाब खुद दें और फिर वीडियो को आगे आप देख सकते हैं। तो यहाँ बताया गया कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि शोषण ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये शोषण भी एक तरह से ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाता है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। देखिए वो एक तरह से पीछे जो मैंने आपको ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी बताया वो भी एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया भी था, उसको मैंने सेपरेट में अलग से थोड़ा बता दिया। लेकिन यहाँ हम 3-4 रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि एक तरह से ये माना जाता है कि एक तरह से रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं, और आपका ये मेन टॉपिक होगा एक तरह से देखा जाए तो रासायनिक अभिक्रिया के। तो यहाँ से हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में जानेंगे, और सबसे पहले हम लोग संयोजन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ना शब्द पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, संयोजन। तो संयोजन का रिएक्शन, तो सबसे पहले आपको ना शब्द पे ध्यान देना है, क्या बोल रहा है, संयोजन। तो संयोजन का मतलब क्या होता है, संयोजन का मतलब यदि मैं आपको बताऊं तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, यानी कि यदि दो अलग अलग पदार्थ आपस में जुड़ करके कोई एक नया पदार्थ यदि बना रहा है तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। बस इसमें आपको ध्यान में ये रखना है कि अभिकारक में कितने भी पदार्थ हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद जब भी बनेगा, प्रोडक्ट जब भी बनेगा वो एक ही बनेगा। और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। और वही बातें यहाँ लिखी गई है कि वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद, यानी कि अभिकारक कितना भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन उत्पाद हमेशा एक ही बनेगा यानी कि एकल बनेगा, का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप सपोज करें कि A और B ये 2 अलग अलग पदार्थ हैं और ये आपस में मिलकर AB बना रहा है, यानी कि उत्पाद आप एक देख रहे हैं। कभी कभी क्या हो सकता है कि 3 भी अभिकारक हो सकते हैं, आप सपोज करें ABC, लेकिन ये उत्पाद में ABC यानी कि एक ही प्रोडक्ट बनाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे अभिकारक कितना भी हो, उत्पाद हमेशा एकल ही होगा यानी कि एक ही होगा, और इसी अभिक्रिया को हम लोग संयोजन कहते हैं। यानी कि बहुत सारे अलग अलग अभिकारक मिलकर, संयोग यानी कि मिलकर एकल पदार्थ जो है, एकल उत्पाद जो है वो बनाते हैं। जो कि यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड, इसको आप जब जल के साथ मिलाएं तो ये एक ही उत्पाद आपको देता है जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, और उसके साथ साथ हीट निकलता है, लेकिन हीट तो कोई आपका उत्पाद हुआ नहीं ना, वो तो बेस्ट चीज़ है, वो तो ऐसे ही ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। तो इसलिए उत्पाद जो हमारा होता है वो ये ही होता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद ही बनाएंगे। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब संयोजन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो कोयले का दहन और जल का निर्माण, ये दोनों संयोजन अभिक्रिया होता है।
क्योंकि यहाँ आप कोयले का दहन यानी कि कोयले को जला रहे हैं, यानी कि आप कार्बन को जला रहे हैं। तो कार्बन जब जलेगा तो वो किसी को भी आप हवा में जलाएं तो वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा ही करेगा, और ऑक्सीजन को रिएक्ट करने के बाद ये यहाँ CO2 बनाएगा यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और फिर उसके साथ साथ ये हीट भी जो है वो जनरेट करेगा, यानी कि हीट को भी ये निकालेगा। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि कोयले का दहन जब होता है तो ये क्या बनाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ भी आप दो अलग अभिकारक देख रहे हैं और उत्पाद एक ही देख रहे हैं। उसी तरह जल के निर्माण की बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाता है, एकल उत्पाद यानी कि जल बनाता है। तो ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। बस इसमें आपको ध्यान में रखना है कि अभिकारक कितना भी हो, उत्पाद हमेशा एक ही होगा, बस आप ये ध्यान में रखिएगा। अब अगला अभिक्रिया जो हमारा है वो है वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वियोजन को ही हम लोग अपघटन भी मतलब वियोजन को ही हम लोग कभी कभी अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये मैंने ब्रैकेट में कर दिया है, आप लोग ध्यान में रखिएगा कि वियोजन को ही हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन या अपघटन दोनों एक ही बात है, लेकिन मैं हमेशा वियोजन शब्द का ही प्रयोग करूँगा। अब ये क्या होता है वियोजन अभिक्रिया में, इसमें जस्ट संयोजन का उल्टा होता है। वियोजन का मतलब एक तरह से देखा जाए तो तोड़ना होता है, और इसमें क्या होता है कि अभिकारक एक होगा, लेकिन उत्पाद में वो क्या करेगा, एक ही अभिकारक को बहुत सारे अलग अलग टुकड़ों में वो तोड़ करके एक अलग अलग पदार्थ जो है वो बना देगा। जैसे आप सपोज करें कि AB है, ये अभिकारक है, और इसे तोड़ करके ये AB में अलग अलग बना देगा, या ये अभिकारक ABC है और उत्पाद में ये A+B+C इस तरह से अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देगा। यानी कि यहाँ अभिकारक हमेशा एक ही होगा, लेकिन उत्पाद कई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, वो डिपेंड करेगा कि क्या चीज़ है। तो उसी तरह यहाँ वही बातें लिखी गई कि वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि उत्पाद हमेशा एक ही होगा, अभिकारक हमेशा एक ही होगा, लेकिन उत्पाद जो है वो बहुत सारा होगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कि ये फेरस सल्फेट है FeSO4, और ये फेरस सल्फेट को जब ये इससे तोड़ा जाता है तो ये आप देख सकते हैं कि ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में ये 3 अलग अलग चीज़ों में टूट रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक कितना है, 1, और उत्पाद यहाँ आपको 3 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हमेशा इसमें अभिकारक एक ही होगा, लेकिन उत्पाद जो होगा वो बहुत हो सकता है। तो ये आपको बस ध्यान में रखना है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि यहाँ जब 2 हो तो उसको डाइऑक्साइड पढ़ते हैं, और जब भी 3 आ जाए तो उसे हम लोग ट्राइऑक्साइड पढ़ते हैं। ये शायद आप लोग जानते भी होंगे, वैसे मैं आप लोगों को बता दिया। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ एक बात आप लोगों को समझना है कि वियोजन अभिक्रिया जो है इसे कई अलग अलग विधियों द्वारा तोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं कि फेरस सल्फेट जो है इसे किसी न किसी माध्यम से तोड़ा गया होगा, क्योंकि ऐसे अपने आप तो ये टूटेगा नहीं। तो इसको तोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या तो ऊष्मा का सहारा ले सकते हैं, या प्रकाश का सहारा ले सकते हैं, या फिर विद्युत ऊर्जा यानी कि बिजली का सहारा जो है वो ले सकते हैं। और इस वजह से कहा जाता है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। यानी कि वियोजन अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। और वो 3 प्रकार कौन कौन सी होती है, तो इस पेज से यहाँ हम लोग पढ़ते हैं कि वियोजन अभिक्रिया वो 3 प्रकार कौन कौन सी है। तो सबसे पहला है ऊष्मीय वियोजन, और दूसरा है विद्युत वियोजन, और तीसरा होगा प्रकाशीय वियोजन। और ये बहुत सिंपल है, बस आपको शब्द पे ध्यान देना है। ऊष्मीय वियोजन बोला जा रहा है यानी कि यहाँ अभिकारक को ऊष्मा देकर तोड़ा जाएगा। विद्युत वियोजन बोला जाए तो यहाँ अभिकारक को विद्युत ऊर्जा के माध्यम से तोड़ा जाएगा। प्रकाशीय वियोजन बोला जाए तो वहाँ अभिकारक को प्रकाश की ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा
के माध्यम से तोड़ा जाएगा और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को देख लेते हैं, यानी कि जब वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा देने के कारण संपन्न हो तो इसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे संगमरमर बोला जाता है, यदि आप इसे ऊष्मा दें तभी ये अभिक्रिया पूरा होगा, बिना ऊष्मा के ये टूटेगा कैसे? तो यहाँ ऊष्मा के माध्यम से जो है वो तोड़ा जा रहा है, तो इसलिए इसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कह देते हैं। बहुत सिंपल है देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट को यदि आप ऊष्मा दें तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो कि चूना होता है, जैसा कि आप लोग पीछे जानते हैं, और फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस निकालेगी, ये दो अलग अलग चीज़ों में टूटेगी और यहाँ ऊष्मा दे रहे हैं, तो इसलिए इस तरह की जो अभिक्रिया होगी उसे हम लोग ऊष्मीय वियोजन कहेंगे। और जबकि ओवरऑल देखा जाए तो ये एक वियोजन अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ एक अभिकारक है और उत्पाद हमें दो दिख रहा है। उसी तरह विद्युत वियोजन की बात करें तो यहाँ यदि वियोजन अभिक्रिया विद्युत प्रवाह करने पर संपन्न हो तो इसे विद्युत वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि यहाँ बिजली के माध्यम से चीज़ें हो रही है, तो इसलिए हम लोग इसे विद्युत वियोजन कहते हैं। विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, बिजली हम लोग सिंपल में कह सकते हैं। तो जैसे यहाँ जल जो है, जल को आप यदि विद्युत धारा दें यानी कि बिजली दें, यहाँ मैंने थोड़ा सा विद्युत लिखना भूल गया है, तो यहाँ आप समझिएगा कि यदि यहाँ जो है विद्युत दे करके जल को यदि आप विद्युत दें तो ये दो अलग अलग चीज़ों में टूटेगा, एक तो आपका हाइड्रोजन होगा और एक आपका ऑक्सीजन, यानी कि हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। तो ये जो अभिक्रिया होगी ये विद्युत वियोजन अभिक्रिया होगी, शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब अगली अभिक्रिया जो है वो है आपका प्रकाशीय वियोजन, जो कि मैंने आपको बता ही रखा है कि प्रकाशीय वियोजन क्या होगा। तो जब वियोजन अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न हो तो इसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, यानी कि प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि यहाँ सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड को आप सूर्य का प्रकाश दें तो ये सिल्वर और क्लोराइड ये दोनों अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य के प्रकाश की मदद से किया जा रहा है, तो इसे हम लोग प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, वियोजन को ही अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है और अपघटन अभिक्रिया में क्या होता है, तो अभिकारक एक ही होता है और उत्पाद कई हो सकता है। और ये कितने प्रकार के होते हैं, तीन। क्यों तीन होते हैं, क्योंकि इसे तोड़ा जो जाता है तो वो ऊष्मा के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा और विद्युत के द्वारा, तो इसलिए ये ऊष्मीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन और एक विद्युत वियोजन। तो इस तरह से ये तीन प्रकार के होते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो कि आपके बोर्ड एग्जामों में इस तरह से पूछा जाता है। तो यहाँ जो है वो CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट है और इसे हीट दिया जा रहा है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड में इस तरह से टूट रहा है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है आपको बताना है। तो ये आप वीडियो रोक करके बताएं और फिर आप जो है वीडियो को चला सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अभिकारक एक ही है और टूट कितने में रहा है, तो दो में टूट रहा है, तो ये एक तरह से वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। वियोजन का मतलब क्या होता है, तोड़ना। बस आपको ये शब्द जो है वो ध्यान में रखना है और आप अपना तरीका भी बना सकते हैं ताकि चीज़ें जो है आपको लंबे समय तक याद रहे। अब तीसरी अभिक्रिया जो है हमारा वो है विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको शब्द पे यहाँ भी ध्यान देना, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापन का मतलब जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, यदि मैं कहीं और चला जाऊँ तो आप क्या कहेंगे, हमने अपने स्थान को क्या किया, बदल लिया, यानी कि विस्थापित हो गया। तो विस्थापन का मतलब आप समझिएगा कि बदलना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। तो यहाँ विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ ना क्या होता है कि जो भी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, विस्थापित कर देते हैं, यानी कि वहाँ से हटा देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं। तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया जनरली कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि वे अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, और इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन लिखना है। और सबसे पहले यहाँ यदि मैं अपनी भाषा में आपको समझाना चाहूँ तो सबसे पहले यहाँ जो होता है, जो भी ताकतवर तत्व होता है वो कम ताकतवर तत्व को मार के वहाँ से हटा देता है और वो उसके स्थान पे जो है वो बैठ जाता है। तो सबसे पहले आपको ना इसको जानने से पहले आपको
सक्रियता या अभिक्रियाशीलता जो श्रेणी होता है उसे आप लोग थोड़ा जान लें तो बड़े ही आसानी से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये आपको सक्रियता श्रेणी जो है वो ध्यान में रखना है, ताकि इस तरह का जो भी समीकरण हो आप जो है आसानी से उसे हैंडल कर पाएँ। क्योंकि यदि ये आपको पता रहेगा तो आप जान पाएंगे कि कौन सा तत्व जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है या सक्रियता है। तो ये दोनों बातें एक ही होता है, सक्रियता बोले या अभिक्रियाशीलता बोले, यानी कि कौन ज़्यादा एक तरह से कहे तो ताकतवर है। तो सबसे पहले यहाँ जो है पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, ये 13 लगभग जो है तत्व जो है यहाँ मैंने लिए हैं। तो यहाँ आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ऊपर जो है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और उसके बाद ये एक तरह से देखा जाए तो ये घटते क्रम में है, यानी कि घटती अभिक्रियाशीलता है। सबसे ऊपर पोटेशियम है तो ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है तो ये उससे कम है, फिर कैल्शियम है तो उससे कम है, एल्युमिनियम है तो उससे कम है, जिंक है तो सबसे कम है, सबसे कम आप देख रहे हैं कि गोल्ड है। और यहाँ इतना ही आप यदि ध्यान में रखें, इतना ही अभिक्रियाशीलता को आप यदि ध्यान में रखें, इतने ही तत्व को, तो आपका बहुत सारा काम जो है वो बन जाएगा। इससे ज़्यादा बाहर हमको लग रहा है कि हो भी मतलब नहीं होगा। आप इतना ही यदि ध्यान में रखें तो आप चीज़ों को हैंडल बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बस इसको 1-2 बार देखना है और ये चीज़ें आपको जो है याद हो जाएंगी। थोड़ा सा आप लोगों को पहली बार लग सकता है कि कैसे इसे याद रखें, लेकिन हाँ आप लगातार इसे देखें तो आपको जो है याद हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया बता रहा था, और यहाँ मैं बताया आपको कि जो भी अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं, अधिक क्रियाशील का मतलब जो भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं वो कम ताकतवर वाले, यानी कि कम क्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक से हटा देते हैं। आप यौगिक समझ रहे हैं ना, कि जैसे मान लेते हैं कि ये जो है ये एक यौगिक है, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग तत्व हैं। जैसे कि यहाँ आपको कॉपर और सल्फर और ऑक्सीजन, ये 3 अलग अलग तत्व जो है साथ में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक तरह से यौगिक हो जाता है, कंपाउंड बनाता है। जो अकेले होता है उसे हम लोग तत्व कहते हैं। तो आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि Zn जो है, जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में यदि इसको मिलाएं तो ये क्या करता है, कॉपर को आप देख रहे हैं ये विस्थापित कर दिया। यहाँ देखिए आप, जिंक सल्फेट जो है यहाँ आ गया, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये कॉपर को जो है वो विस्थापित कर दिया, और कॉपर आप यहाँ देख रहे हैं, और कॉपर के स्थान पे ये जिंक बैठ गया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यानी कि जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, यानी कि बहुत ज़्यादा ताकतवर है कॉपर से, और कॉपर जो है वो कम अभिक्रियाशील है, यानी कि कम ताकतवर है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं जिंक का स्थान यहाँ है, और कॉपर आप देख सकते हैं कि यहाँ है, यानी कि ये कितना ऊपर है, यानी कि इससे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये एक तरह से अभिक्रियाशील है। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये लिस्ट जो है ये क्यों याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप समझ पाएँ कि ये क्यों हटा। क्योंकि यहाँ जिंक जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है, किससे, तो कॉपर से, इसलिए उसको हटा दिया। फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि लोहा को यदि आप कॉपर सल्फेट में मिलाएं, और ये अभिक्रिया मैंने पहले भी कर रखा है हम लोगों ने, और ये जब यहाँ ये दोनों जब इसमें जब भी डाला जाता है तो ये कॉपर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, और कॉपर के स्थान पे ये आप लोहा को देख रहे हैं बैठ गया। क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कॉपर से लोहा जो है वो अधिक क्रियाशील है। क्योंकि यहाँ आप देखें तो लोहा कहाँ है, आप देख सकते हैं कि लोहा Fe ये आप देख सकते हैं कि यहाँ है लोहा, और कॉपर आप देख रहे हैं कि यहाँ है, यानी कि ये काफ़ी ऊपर है, यानी कि ये कॉपर, लोहा भी जो है वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि इसमें जो अधिक क्रियाशील तत्व होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं। यानी कि ये यौगिक है और ये अलग तत्व है, और जैसे इसमें इसको डालें तो इसके यौगिक में ये बैठ जाता है और कॉपर को यहाँ से हटा देता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे, और ये भी बहुत ही सिंपल है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, संयोजन अभिक्रिया, फिर वियोजन अभिक्रिया, और फिर विस्थापन अभिक्रिया। संयोजन में क्या हुआ था, 2 अभिकारक जुड़ करके एकल उत्पाद बना रहा था, और वियोजन में एक अभिकारक मिल करके, एक अभिकारक मतलब टूट करके बहुत सारे उत्पाद जो है वो बना रहे थे। और विस्थापन में क्या होता है कि अधिक क्रियाशील तत्व जो होते हैं वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो इस तरह की अभिक्रिया जो होती है उसे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो शायद आप इस चीज़ को
समझ पा रहे होंगे। अब आगे हमारा जो लास्ट अभिक्रिया है वो है द्विविस्थापन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये भी सिंपल ही है, इसमें बस 2 बार जो है चीज़ें चेंज होंगी, विस्थापन की तरह ही है, लेकिन यहाँ जो है लड़ाई का मामला नहीं है, यहाँ ये सहमति का मामला होता है। इसमें यहाँ आपस में मिल करके सहमति से जो है एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, जिसको मैं आपको थोड़ा सा यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ। ये एक प्रकार की ऐसी अभिक्रिया है जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, या यूँ कहें यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें 2 यौगिक अभिक्रिया करके 2 नए यौगिक बनाते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो कह सकते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं ये जो सोडियम सल्फेट है ये एक यौगिक है, और यहाँ आप बेरियम क्लोराइड को देख रहे हैं ये एक यौगिक है, यानी कि 2 अलग अलग यौगिक है। यदि ये आपस में मिलेगा तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बेरियम सल्फेट, यानी कि सल्फेट के स्थान पे यहाँ सोडियम था, लेकिन यहाँ सल्फेट के स्थान पे बेरियम आ जाता है, और यहाँ क्लोराइड के साथ बेरियम था तो यहाँ क्लोराइड के साथ सोडियम आ जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आयनों का एक दूसरे से अदला बदली करते हैं, या यूँ कहें तो यौगिक से अभिक्रिया कर 2 नए यौगिक बना रहे हैं, क्योंकि ये एक अलग यौगिक है और ये एक अलग यौगिक है, और ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो एक नया यौगिक, और ये भी एक नया यौगिक है। तो इस तरह से भी आप इनको समझ सकते हैं। तो इसी को हम लोग द्विविस्थापन बोलते हैं। द्विविस्थापन इसलिए क्योंकि यहाँ 2 बार चीज़ें हो रही है, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो इसीलिए हम लोग द्विविस्थापन, इसमें भी स्थान परिवर्तन हो रहा है तो इसलिए इसे विस्थापन बोल देते हैं। तो बहुत ही सिंपल ये भी है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है वो क्या होती है। यहाँ नंबर थोड़ा 4 होगा, माफ़ कीजिएगा, तो मैंने यहाँ 3 लिखा है, तो आप लोग शायद समझ पा रहे होंगे। तो यदि मैं आप लोगों को एक बार रफली जो है रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताऊं, तो सबसे पहले संयोजन अभिक्रिया, और संयोजन में क्या था कि 2 अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाएंगे, और वियोजन अभिक्रिया में क्या था कि कोई एक अभिकारक है वो टूट करके 2 अलग अलग उत्पाद जो है वो बनाएंगे। और विस्थापन में क्या, विस्थापन अभिक्रिया में क्या था कि ए मान लेते कि अकेला है और बी सी साथ में बैठा है, तो इधर अभिक्रिया करने के बाद क्या होता है कि बी जो है बी का स्थान ए ले लेता है और सी के साथ बैठ जाता है, और बी को जो है वो अकेला इधर अलग कर देता है। तो ये आपका एक तरह से विस्थापन अभिक्रिया होता है। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि मान लेते हैं कि ए बी साथ बैठा है और सी डी साथ बैठा है, और इधर क्या होता है कि ए जो है वो सी के साथ बैठ जाता है और बी जो है वो डी के साथ बैठ जाता है, और इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो सिंपली आपको ऐसे ध्यान में रखना है, तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब आप इतनी दूर जब आ ही गए हैं तो अंत तक वीडियो में आप बने रहें बस, और वीडियो जो है वो 10 से 15 मिनट तक होने वाला है। तो अब हम लोग उपचयन एवं अपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या चीज़ें होती है। वैसे देखा जाए तो ये भी एक तरह से अभिक्रिया ही होता है, उपचयन और अपचयन। तो सबसे पहले हम लोग उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन, ये क्या होता है इसे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मैं आपको इसके बारे में एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि इसको आप कैसे ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहले यहाँ उपचयन है, तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि उपचयन जो होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जो होता है इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, यानी कि यहाँ ऑक्सीजन जो है वो जुड़ता है, यानी कि उसका योग होता है, और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, यानी कि हाइड्रोजन की एक तरह से हानि होती है, वो इस अभिक्रिया से जो है वो हट जाता है। तो इस तरह का जो अभिक्रिया होता है उसे हम लोग उपचयन या ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इसी तरह से अपचयन जो होता है इसका जस्ट अपोजिट होता है। वहाँ क्या होगा, वहाँ ऑक्सीजन की हानि होगी और हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, यानी कि ऑक्सीजन का एक तरह से योग होगा और
यानी कि ऑक्सीजन की हानि होगी और हाइड्रोजन का वहाँ योग होगा, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं, यानी कि रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ वही बातें जो है वो लिखी गई है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि यानी कि योग होती है या हाइड्रोजन का ह्रास, ह्रास का मतलब होता है कमी, यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं लॉस, यानी कि हानि होता है, तब उसे उपचयन कहते हैं। यानी कि उपचयन एक शब्द है। यदि कोई भी अभिक्रिया यदि हो रहा है, उसमें देखा गया कि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है उसमें जुड़ रहा है और हाइड्रोजन जो है हानि हो रही है, यानी कि हाइड्रोजन जो है वहाँ से एक तरह से हट जा रहा है, तो इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग उपचयन बोलते हैं, या इसे माना जाता है कि यहाँ उपचयन हो गया। यहाँ आपको बस ध्यान में रखना है कि दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है, या तो ऑक्सीजन का योग भी हो सकता है तो उपचयन हुआ, या हाइड्रोजन का हानि हो सकता है तो भी माना जाएगा कि उपचयन ही हुआ। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब एग्जाम्पल के तौर पे मैं यदि आपको समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ एक मैंने समीकरण यानी कि एक तरह से अभिक्रिया लिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉपर और ऑक्सीजन ये दोनों आपस में एक तरह से यहाँ अलग अलग हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपर अलग है और ऑक्सीजन भी यहाँ अलग है, लेकिन ये जब अभिक्रिया करता है तो आप कॉपर के साथ यहाँ क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन को देख रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन का आप यहाँ क्या देख रहे हैं, योग देख रहे हैं, वृद्धि देख रहे हैं। क्योंकि कॉपर पहले अकेला था, अब ये ऑक्सीजन के साथ है, तो इसलिए माना जाएगा कि यहाँ क्या हुआ, तो उपचयन हुआ, या इसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे कि ये उपचयन क्या होता है। उसी तरह यहाँ देखा जाए तो यहाँ आप कार्बन को अकेले देख रहे हैं और फिर यहाँ ऑक्सीजन भी अकेला है, लेकिन ये अभिक्रिया करने के बाद यहाँ आप CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन के साथ आप ऑक्सीजन को देख रहे हैं, तो यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी उपचयन हुआ। तो इसलिए इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग उपचयन अभिक्रिया भी कह देते हैं, या हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये यहाँ जो है वो उपचयन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है दोनों जगह। यदि यहाँ हाइड्रोजन का ह्रास भी होता तो भी माना जाता कि ये उपचयन ही है। अब आगे हम लोग अपचयन को समझने का प्रयास करते हैं कि अपचयन जो है वो क्या होता है। तो यहाँ हम लोग अपचयन को समझेंगे। तो अपचयन में जैसा कि मैंने आपको पीछे बता ही रखा है कि इसमें जस्ट उपचयन का उल्टा होगा, यानी कि यहाँ हाइड्रोजन का वृद्धि होगा यानी कि योग होगा, और ऑक्सीजन की ह्रास होगी यानी कि कमी होगी। तो वही बातें यहाँ लिखी गई है कि जिस अभिक्रिया में किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि का मतलब हाइड्रोजन का योग होती है, या ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी होता है, तब उसे अपचयन कहते हैं। यदि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ आप जैसे में देख सकते हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ फिर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन है। लेकिन जब ये अभिक्रिया होता है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कॉपर अकेला है, यानी कि इसके साथ यहाँ ऑक्सीजन था लेकिन यहाँ ऑक्सीजन गायब है। तो यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ, तो अपचयन हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन की क्या हो रही है, तो हानि हो रही है यानी कि कमी हो रही है। दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है, या तो हाइड्रोजन का वृद्धि हो सकता है या ऑक्सीजन की कमी हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक भी हो रहा है तो माना जाएगा कि वो अपचयन हुआ। फिर यहाँ भी आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन और ये क्लोराइड दोनों अलग अलग है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये दोनों साथ दिख रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ हम क्लोराइड में वृद्धि देख रहे हैं यानी कि योग देख रहे हैं। तो यहाँ भी हम लोग कहेंगे कि यहाँ क्या हुआ, तो अपचयन हुआ। तो आप शायद उपचयन और अपचयन ये दोनों समझ पा रहे होंगे। अब आप लोगों को मैं यहाँ एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को, और इस ट्रिक के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से इसे जो है वो याद रख सकते हैं, और आप चाहें तो आप अपना खुद भी कोई कॉन्सेप्ट जो है इसमें बना सकते हैं, ताकि आपको क्वेश्चन को बनाते समय आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले यहाँ अपचयन में आपको ध्यान में रखना है कि अप का मतलब क्या होता है, ऊपर, और जैसे जैसे आप ऊपर जाएं तो ऑक्सीजन की क्या होती है, कमी होती है यानी कि घटता है। तो अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी होता है, और ऑटोमेटिकली आपको हाइड्रोजन
यानी कि ऑक्सीजन जब कमी हो रहा है तो आप सोचेंगे कि एक कमी हो रहा है तो एक तो वृद्धि ही होगा, तो हाइड्रोजन की क्या होगी, वृद्धि होगी। वैसे भी ऐसे देखा जाए तो आप जैसे जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर जाएं तो आपको हाइड्रोजन गैस ऊपर जो है वो मिल सकता है। तो इस तरह से आप यदि अपचयन का कॉन्सेप्ट बना लें, ट्रिक बना लें, तो आप उपचयन को ऑटोमेटिकली जो है वो पकड़ सकते हैं। यानी कि अप जैसे मन में आए, यानी कि हम ऊपर जा रहे हैं तो ऑक्सीजन का कमी होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा। और एक आपका उपचयन बच जाता है तो उसमें आपको कॉमनली समझना है कि जैसे उपचयन में क्या होगा, तो ऑक्सीजन का वृद्धि होगा और हाइड्रोजन का क्या होगा, तो कमी होगा। तो ये आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, एक यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि उपचयित पदार्थ क्या होता है और अपचयित पदार्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग उपचयित पदार्थ को जानते हैं कि ये क्या होता है। तो बेसिकली आप समझिए कि वह पदार्थ जो ऑक्सीजन प्रदान करता है या पदार्थ से हाइड्रोजन निकालता है उसे हम लोग उपचयित पदार्थ कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। जैसे कि यहाँ आप एग्जांपल में देखें तो कॉपर क्या कर रहा था, कॉपर में ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, वृद्धि हो रहा था। और वृद्धि होने से हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ये जो कॉपर है यही उपचयित पदार्थ है, क्योंकि जिसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा या हाइड्रोजन का कमी होगा वही उपचयित पदार्थ कहलाएगा। जैसे यहाँ देखें तो किसमें ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, तो कार्बन में हो रहा है, तो कार्बन उपचयित पदार्थ हो जाएगा। तो शायद आप उपचयित पदार्थ समझ पा रहे होंगे, ये बहुत सिंपल होता है। अब एक अपचयित पदार्थ होता है तो इसमें जस्ट उसी का अपोजिट होगा, यानी कि वह पदार्थ जो हाइड्रोजन प्रदान करता है या पदार्थ से ऑक्सीजन निकालता है अपचयित पदार्थ कहलाता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को हरास कर रहा है, यानी कि निकाल रहा है, तो यहाँ ये कॉपर क्या हो जाएगा, अपचयित पदार्थ हो जाएगा, क्योंकि वही अपचयन कर रहा है, यानी कि ऑक्सीजन को हटा रहा है। फिर उसी तरह यहाँ क्लोराइड में हाइड्रोजन जो है वो जुड़ रहा है, तो यहाँ क्लोराइड जो है ये अपचयित पदार्थ होगा, क्योंकि यही हाइड्रोजन जो है इसमें एक तरह से आ रहा है, यानी कि ये ले रहा है, तो यहाँ अपचयित पदार्थ जो होगा वो क्लोराइड होगा। तो ये एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने उपचयित पदार्थ और अपचयित पदार्थ और उपचयन और अपचयन ये सभी बातें आपको मैंने बता दी। अब आप लोगों को एक समझना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है। तो आप लोगों को सिंपली ये समझना है कि जो भी अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन ये दोनों क्रियाएं साथ साथ दिखाई दे तो आप समझिएगा कि वो एक रेडॉक्स अभिक्रिया होगा, यानी कि एक तरह से मिला जुला रूप जो है दोनों का एक ही अभिक्रिया में दिखाई देता है, जैसा कि मैं आपको अभी बताता हूँ। तो उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के संयुक्त रूप को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला रूप। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाने का प्रयास यहाँ करता हूँ कि जैसे यहाँ एक अभिक्रिया ली गई है और यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गायब है। तो ऑक्सीजन गायब है यानी कि ऑक्सीजन का कमी हुआ, तो ऊपर जाने पे ऑक्सीजन का कमी होता है, तो यहाँ क्या होगा, अपचयन होगा। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, यानी कि योग हो रहा है, तो यहाँ क्या हुआ, तो उपचयन हुआ। तो यहाँ अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ आप इस अभिक्रिया में देख रहे हैं। तो ऐसी जो अभिक्रिया होगी उसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा लेंदी है नहीं। उसी तरह मैं आपको एक और एग्जाम्पल की सहायता से समझाने का प्रयास करूं तो यहाँ आप जिंक के साथ ऑक्सीजन देख रहे हैं और यहाँ ऑक्सीजन गायब है, यानी कि ऊपर जाने पे ऑक्सीजन गायब होता है, यानी कि कमी होता है, तो अप यानी कि यहाँ अपचयन होगा। और जैसे ही यहाँ आप कार्बन में क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन की वृद्धि देख रहे हैं, और ऑक्सीजन की वृद्धि होगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो यहाँ भी आप दोनों ये अभिक्रियाएं साथ साथ देख पा रहे होंगे और इसी को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। आपको सिंपली इस तरह से नोट में मैंने यहाँ वैसे नोट भी कर दिया है, आपको सिंपली ध्यान में रखना है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ होती है। बस इतना आपको ध्यान में रखना है, शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, यानी कि बहुत सारे हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि उपचयन अभिक्रिया के बहुत सारे इफ़ेक्ट्स हम लोग आसपास जो है वो देखते रहते हैं, और उसी को मैं यहाँ आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। और इसमें सबसे पहले हम लोग संक्षारण यानी कि कोरिजन को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि ये संक्षारण क्या होता है।
तो सिंपली इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यदि आप धातु का कोई भी वस्तु हो, यदि आप उसे खुली हवा में छोड़ें तो वो हवा के संपर्क में आकर के अपने अंदर जो है यानी कि अपने ऊपर जो है वो ऑक्सीजन की वृद्धि करता है, तो उसका उपचयन हुआ क्योंकि ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और उसी ऑक्सीजन और थोड़ा बहुत नमी से वो संपर्क में आकर के वो अपने ऊपर एक एक्स्ट्रा जो है एक परत जो है वो चढ़ा लेती है, और इसी परत का चढ़ना ही हम लोग संक्षारण जो है वो कहते हैं। जैसे आप लोग लोहा से इसे बहुत अच्छे से समझ पाएँ तो लोहा जब अच्छा होता है तो आप उसे खुली हवा में छोड़ें तो बहुत दिनों बाद वो क्या करता है, वायु और नमी के संपर्क में आकर के वो अपने ऊपर जो है एक पतली सी परत चढ़ा लेता है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो यहाँ लोहा उपचयित होता है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, और यही जब उसके ऊपर आता है तो हम लोग बोलते हैं कि लोहा में जंग लग गया, और इसी को साइंस में यहाँ संक्षारण बोला जा रहा है। यानी कि इसको सिंपली आपको समझना है कि संक्षारण वह रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि वह विधि है जिसमें धातु वायु एवं नमी से अभिक्रिया कर अवांछनीय पदार्थ यानी कि एक्स्ट्रा पदार्थ अपने ऊपर जो है वो निर्माण करता है, और इसी को हम लोग संक्षारण बोलते हैं। और लोहा में यदि ये चीज़ें हो रही है तो हम लोग बोलते हैं कि लोहे में जंग लग गया। अब उदाहरण के लिए मैं यदि आपको समझाऊं तो लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण का एक तरह से उदाहरण हो सकता है। चांदी पर काली परत चढ़ना, यानी कि चांदी भी जब आप खुले वातावरण में छोड़ दें तो वो वायु के संपर्क में आकर के बहुत दिनों बाद अपने ऊपर एक काली सी परत जो है वो चढ़ा लेती है। उसी तरह तांबे पर हरी परत जो है वो चढ़ जाती है। तो ये सभी आपके संक्षारण के जो है वो उदाहरण हो जाते हैं। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे कि ये संक्षारण क्या होता है। तो ये एक तरह से उपचयन ही होता है इसमें, और उपचयन होने के बाद ये अपने ऊपर जो है एक्स्ट्रा जो धातु वगैरह जो होते हैं वो अपने ऊपर एक्स्ट्रा एक पतली सी परत जो है वो चढ़ा लेती है। तो शायद आप इसे समझ पा रहे होंगे। अब आगे हम लोग जानेंगे कि आखिर संक्षारण, यानी कि आप लोग जानते हैं कि संक्षारण से लोहा वगैरह खराब हो जाता है, तो इसे हम लोगों को बचाना चाहिए। तो इसे बचाने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय जो है वो कर सकते हैं, यानी कि संक्षारण से सुरक्षा के लिए हम लोग क्या क्या विधि जो है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग पेंट कर सकते हैं। तो आप लोग जानते भी होंगे नॉर्मली कि आप लोग लोहा जो है, लोहा या कोई भी चीज़ हो तो आप उस पर पेंट कर देते हैं ताकि वो जंग लगने से यानी कि संक्षारण होने से बच जाए। दूसरा, आप तेल लगाकर भी इसे जो है वो बचा सकते हैं। और तीसरा, ग्रीज लगा करके भी आप बचा सकते हैं। और चौथा होता है यशद लेपन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन करके भी बहुत सारे धातु जैसे कि लोहा वगैरह में ज़्यादातर ये की जाती है, तो उसे आप बचा सकते हैं। तो यहाँ मैं यशद लेपन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये यशद लेपन क्या होता है। तो इसमें बेसिकली लोहे एवं इस्पात की वस्तुओं पर जिंक यानी कि जस्ता की जो परत चढ़ाना ही यशद लेपन कहलाता है। यानी कि लोहा और इस्पात की जो वस्तुएं होती हैं उस पर जिंक धातु जो है उसकी एक पतली सी लेयर जो है उसके ऊपर चढ़ा दी जाती है ताकि वो जंग लगने से यानी कि संक्षारण से वो बच जाए और वो उसकी आयु जो है वो थोड़ी बढ़ जाए। तो इसलिए इसे ही हम लोग यशद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में यदि पूछे कि यशद लेपन क्या है तो आप बता सकते हैं। और इसमें ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि यशद लेपन में किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो वो जिंक यानी कि जस्ता की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। अब उपचयन का जो दूसरा उदाहरण है वो है विक्रिगंधिता। विक्रिगंधिता को हम लोग रेंसिडिटी बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये विक्रिगंधिता क्या होता है इसे हम लोग अब समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे सिंपली आपको समझना है। थोड़ा सा वर्ड ये थोड़ा सा पेचीदा है लेकिन चीज़ें बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप लोग नॉर्मली अपने घरों में देखते होंगे कि कोई भी यदि खाना है, भोजन है, उसे आप कुछ दिन तक यदि ऐसे ही छोड़ दें तो वो वायु के संपर्क में आ करके वो उपचयित हो जाती है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। और ऑक्सीजन की वृद्धि होने के साथ उसमें जो है भफड़ी वगैरह जो है वो लग जाती है, यानी कि वो खाना खराब हो जाता है। और उस खाना के खराब होने से उसकी गंध और उसका स्वाद ये सभी चीज़ें जो है वो बदल जाती है और आप उसे खा नहीं सकते, उसे आपको फेंकना पड़ता है। तो वही चीज़ें जो होती है उसे ही हम लोग यहाँ विक्रिगंधिता बोलते हैं यानी रेंसिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ वही बातें लिखी गई है कि वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, यानी कि वसा युक्त यानी कि फैटी जो भोजन होता है और खाद्य सामग्री जो होता है वो वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। उपचयित का मतलब ऑक्सीजन के साथ ये क्रिया कर लेता है तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है, तो उसी को तो हम लोग उपचयित बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि उसका स्वाद और गंध जो है वो बदल जाता है।
अब इसे आप बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लोग समझें, यदि आप भोजन ऐसे ही रख दें तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन आप भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जैसी ठंडी जगह पर रखें तो वो भोजन काफ़ी लंबे समय तक जो है वो चल जाता है, मतलब जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो आप लोग अपने घरों में इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल भी करते होंगे। दूसरा, आप वायु रोधी बर्तनों यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स में भी खाद्य सामग्री को रख करके ऑक्सीकरण यानी कि उपचयित होने से जो है यानी कि बचा सकते हैं। इसमें क्या होता है, ऑक्सीकरण की गति जो है वो धीमी हो जाती है, यानी कि वायु रोधी बर्तन यानी कि एयर टाइट कंटेनर्स जो होते हैं, यानी कि डब्बा वगैरह जो भी जिसमें आसानी से वायु ना घुस सके, तो उसमें भी आप भोजन को रख करके जो है वो बचा सकते हैं। आप लोग जानते भी होंगे कि चिप्स के जो पैकेट्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैस भरने पर चिप्स ज़्यादा दिनों तक ख़राब नहीं होते। यानी कि जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह होते हैं उसमें जो आप फुला फुला देखते हैं जैसे कि लेज या कुरकुरे वगैरह, उसमें बेसिकली नाइट्रोजन गैस भरी जाती है और ऑक्सीजन को उससे हटा दिया जाता है ताकि चिप्स जो है वो लंबे समय तक रहे और वो जल्दी ख़राब ना हो। चौथा चीज़ें आप कर सकते हैं कि सामान को अंधेरी जगह पे भी आप रख सकते हैं। बहुत सारे दवाई और कॉस्मेटिक्स वगैरह में आप पीछे देख सकते हैं कि उसमें लिखा जाता है कि डार्क प्लेस, और ये ठंडी जगह पे उसे आप रखें तो वो ज़्यादा लंबे समय मतलब जल्दी ख़राब वो नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, विकृगंधिता से आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके आप उसे बचा सकते हैं। तो शायद आप ये चीज़ें समझ पा रहे होंगे। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा, आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं। और फिर